शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज यही सेशन का मकसद यही कि चीज़ें हम बहुत बेहतर अंदाज में ना जो इसको बेहतर अंदाज में हम कर सकें। मसलन एक जो हमारा एक लेवल होता है, डिफरेंट जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है उसमें हमारा मिनिमम जो है ना एक्सेप्टेबल लेवल है। यानी अगर आप ये समझें कि 100 में से 40% वाला जो एक्सेप्टेबल है, तो हम अपनी टीचिंग को, स्टूडेंट लर्निंग को हम उसे आगे लेके जाना चाहते हैं, गुड, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग की तरफ। तो हमारा जो लेसन प्लान वो किस तरह हम इफेक्टिव बना सकते हैं, कर सकते हैं, और उसको कैसे डिलीवर कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में आज सेशन में हम कोशिश करते हैं कुछ चीज़ें आपसे। जी, आवाज़ आ रही सबको, जो नए पार्टिसिपेंट? ठीक है, तो प्लीज़ अपना जो ऑडियो म्यूट कर दें ताकि कोई ना हो सबको लिसनिंग में। तो आज का फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको पता है क्यों हम ये इफेक्टिव क्यों बनाना चाहते हैं, और इसके लिए फिर क्या चीज़ें हम क्या रिक्वायरमेंट है जो हमें हमारे लेसन प्लान को, जब भी हम प्लानिंग के फेज से गुजर रहे होते हैं, तो उसके बाद जब हमने लेसन को डिलीवर करना है, तो लेसन डिलीवर करने से पहले वो किस तरह हमें जो है ना वो इफेक्टिव हो, प्रोडक्टिव काम हो हमारा। तो ये चीज़ें मैं फिर आपसे अभी कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप इसमें अपना साथ नोट्स भी ले सकते हैं, और देखते हैं आज का जो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें क्या क्या हम आपसे शेयर कर सकते हैं। जी, तो स्टार्ट जो करते हैं सबसे पहले हम, वो लेसन प्लान का फॉर्मेट तो इतने ज़्यादा है कि बंदा जो है ना वो हर स्कूल ने ज़रा अपना डिज़ाइन किया होता है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो हम हर एक के अंदर कॉमन भी होते हैं। अब ये फॉर्मेट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, आप अपने हिसाब से भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसमें अगर कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो अर्ली चाइल्ड को पढ़ाते हैं, तो वो अपने लेवल और बच्चों के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना ये बड़ी ज़रूरी है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी और अडेबिलिटी, कि आपने अडॉप्ट करना है कि जैसे जिस तरह के आपका माहौल है, जिस तरह सिचुएशन है, उसी हिसाब से लेवल क्या है आपका स्टूडेंट्स का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा कोई भी लेसन हमने पढ़ाना है उसका टॉपिक हो। जैसे आज हमारा लेसन है, तो इसका टॉपिक है इफेक्टिव लेसन प्लानिंग। तो हम जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आज के लेसन से हम वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो एरियाज जो हमारे लेसन प्लानिंग को और उसके बाद उसकी डिलीवरी को, उसकी एग्जीक्यूशन में हमें इफेक्टिव बना सकें। तो सबसे पहले हम उसका जो भी लेसन है उसका एक टॉपिक है, फिर कौन से आपने ईयर में पढ़ाना है, ग्रेड कौन सा है, डेट क्या है, लेसन कौन सा है। और ये तो बिल्कुल ही जो हमें उसके बाद जो इसका स्टार्ट होता है काम, वो ऑब्जेक्टिव से होता है। अब यहाँ पर मैं कुछ आपसे इसको ना ज़रा बिल्कुल सिंप्लीफाई करके कोशिश करूँगा कि आप इसको ज़्यादा बेहतर किस तरह इफेक्टिव बना सकते हैं। उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव राइटिंग है, जैसे पहले सेशन में मैडम नादिया जाफरी ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि स्मार्ट होने चाहिए, मैं उससे आगे चलूँगा। अब स्मार्ट तो होने चाहिए, लेकिन हमारे पास बेसिक टूल क्या है कि जिसकी वजह से हम उसको स्मार्ट बना सकते हैं। उसके लिए हम हमारे पास जो चीज़ हमें चाहिए वो है, ये आपको नज़र आ रहा है सबको, एक ब्लूम टैक्सोनॉमी का एक व्हील बना हुआ है। तो लेसन प्लानिंग के साथ अगर हम जब ऑब्जेक्टिव राइटिंग करते हैं, तो ये वाला टूल अगर हमारे पास मौजूद हो, तो इसको बाद में मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा व्हाट्सएप में। तो हम देख रहे हैं कि इसमें वो उसके जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो हमने डिस्कस किया था कि 1H जो हेड है, कॉग्निटिव है, उसमें हमारे पास जो डिफरेंट लेवल्स हैं, उसके आगे एक्शन वर्ब है, जैसे आइडेंटिफाई, लोकेट, लेबल, सेलेक्ट। और ये स्पेसिफिक हैं जो हमने उस 40 मिनट्स से या 35 45 जितना भी आपकी टाइमिंग है उसमें हमने अचीव करना है।
तो ये जो पहले 3 है, ये लो ऑर्डर थिंकिंग है और ये हाई ऑर्डर थिंकिंग है। तो यहाँ से हमने वो जैसे हमने एक्सप्लेन, डिस्कस, अप्लाई, मॉडिफाई, आप उससे बढ़ते जाएं तो हम यहाँ से ये करेंगे इन्वेस्टिगेट। इसी तरह आप आगे इससे लेवल बढ़ेंगे तो इसका मॉडिफाई वर्जन उसमें जो है ना वो क्रिएशन भी आ गई है, तो उसमें आप ये साथ और इसके साथ ये एक्टिविटी भी दी हुई है कि आप इसके कौन सी एक्टिविटी में ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। जैसे ये देखें इसमें एप्लीकेशन में डायग्राम, तो इसको सामने रख के हमने जो ऑब्जेक्टिव राइटिंग करनी है, जो हमने सबक के तदरीस के जो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव लर्निंग आउटकम हमने करने वो इसी से करने हैं। तो ये हमारा एक टूल है जिससे हम क्या कर सकते हैं, लेसन प्लान को स्पेसिफिक, स्मार्ट और इसमें से एक्शन वर्ब वो किस लेवल के बच्चों का हम चाह रहे हैं कि उनका जो किस लेवल पे हम जो चाह रहे हैं कि हम इनको उनकी जो थिंकिंग लेवल है वो किस लेवल पर चाहिए, चैलेंज किस तरह देंगे। तो इसके लिए ये हमारे पास जो है ना ये हमें बहुत हेल्प कर सकता है इससे। आगे बढ़ते हैं फिर। एक तो हमारे पास ये टूल है। अब ये पहला स्टेप हमारा हो गया कि ब्लूम टैक्सोनॉमी को सामने रख के हमने लेसन ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो किस तरह करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ अगर आप थोड़ा सा एडवांस जाना चाहते हैं तो उसमें ये भी हो सकता है कि हम उसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। मसलन मैंने अगर ये किया है कि एक्सप्लेन कोई भी, मसलन एक्सप्लेन द फोटोसिंथेसिस, या मैं कह रहा हूँ कि एक्सप्लेन जो वेलोसिटी, या कोई भी मेरा जो मैंने पहला जो हम लर्निंग आउटकम किया तो उसी को मैं आगे 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। उसी जो हमारा लर्निंग आउटकम्स है वो कैसे, उसमें पहले होगा कि ऑल स्टूडेंट मस्ट आगे आइडेंटिफाई या एक्सप्लेन या कोई भी हम करेंगे तो जो उसमें से वो जो हमने लर्निंग आउटकम है उसमें से सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, ये डिफरेंशिएट आ जाता है। इसको सक्सेस क्राइटेरिया भी हम कह सकते हैं और डिफरेंशिएटेड लर्निंग आउटकम भी हो सकते हैं। उसमें फिर दूसरी कैटेगरी होगी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। एक तो है ना सब स्टूडेंट, पूरी क्लास अगर 25 की है तो सारे क्या करेंगे, और फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट शुड, आगे उसका लेवल आप बढ़ा दें, वो आगे कर सकते हैं। कोई भी आप ब्लूम उस व्हील से आप ले सकते हैं टैक्सोनॉमी से। और फिर जो तीसरा है जो गिफ्टेड टैलेंटेड, जो बिल्कुल थोड़े कुछ बच्चे कर सकते हैं कि फ्यू ऑफ या सम ऑफ देम जो माइट या कैन, हम उसको कह सकते हैं जज, कंपेयर, कोई भी इसके ऊपर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। ये अपनी उस जो भी हम लेसन प्लान कर रहे हैं ताकि हमें पता चले, और अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट की एबिलिटीज़ के हमें पता होता है कि हमारे पास जो है ना वो किस तरह की एबिलिटी के स्टूडेंट हैं। तो ये हमें चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। आगे इससे बढ़ते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट चीज़ इसमें आ जाती है वो है टीचिंग मेथोडोलॉजी। अब टीचिंग मेथोडोलॉजी में हम 2-3 चीज़ें देखते हैं कि ये इसमें वो क्वेश्चन आ जाता है ना, हाउ टू टीच, मेथोडोलॉजी, टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग अप्रोचेस, ये सारे इस चीज़ में आ जाती हैं। इसको हमने कैसे डिज़ाइन करना है, इसके लिए मैं आपके सामने कुछ टूल रखना चाह रहा हूँ। इसके लिए एक तो सबसे पहले कि हम कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ करें, तो हमारे पास मैं आपसे ये भी देखता हूँ, आपको ये श्योर मैंने कुछ चीज़ें डाउनलोड की हुई हैं। हाँ, ये जो हमारे पास टीचिंग स्ट्रेटजीज है ना, अभी ओपन हो जाए तो उसमें हम वो हमारे पास एक ये टूल मौजूद हो तो हमें सिलेक्शन करते हुए बहुत आसानी हो जाएगी कि हमने स्टूडेंट के लेवल को हम जब भी हमने टीचिंग मेथड या कोई भी चीज़ हमने जब भी कोई सेलेक्ट करनी है तो वो हमने क्या करनी है कि हमने स्टूडेंट
कि जो लर्निंग आउटकम्स है ना, जो तदरीसी मकासद है, उसको सामने रख के करना है। हाँ जी, अगर आपको ये वाला नज़र आ रहा है तो उसमें आप ये मैं आपसे शेयर भी पहले भी किया था, दोबारा कर दूंगा। इसमें हम आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, कुछ वो जो कोऑपरेटिव लर्निंग वाली है। तो ये हम स्टूडेंट को इसी में से हम मेथड सेलेक्ट करके हमने किस लेवल का, क्योंकि जो लर्निंग आउटकम रखा है, और उसी हिसाब से हमने फिर ये देखे ना, इसमें आगे ये मेन जो हेडिंग है उसी के अंदर आगे टीचिंग मेथड भी लिखे हुए हैं। और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो हम करते हैं, जो जैसे लेक्चर हो गया, डिमॉन्स्ट्रेशन आ जाएगी, इसी तरह इनडायरेक्ट है उसमें आगे उसके टीचिंग मेथड भी है। तो हम किसी के अंदर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए और इजी हो जाएगा कि बजाय हम सोचते रहें कि क्या। वैसे तो सबसे बेस्ट ये होता है कि टीचर जो है ना इन चीज़ों को यूज़ करके उसको अपने हिसाब से करें। तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी जब आप टीचिंग मेथड में कौन सी आपकी टीचिंग स्ट्रेटजीज है और उसके अंदर फिर ग्रुप्स है, तो इसमें से आप इनको ब्लेंड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं जहाँ जरूरत होगी। तो टीचिंग मेथड में ये वाला एक जो ये आपके पास सामने एक फॉर्मेट बना हुआ है, ये आपको आसानी कर देगा। इसके साथ जो हम कुछ और भी आपके सामने मैंने ये चीज़ें शेयर की थी। इसके साथ जो टीचिंग हमारे इंस्ट्रक्शन यानी टेक्निक्स आ सकती हैं, उसके पास आपके पास ये वाला चार्ट, जिसमें कोऑपरेटिव लर्निंग, प्रेजेंटेशन, KWL जो है वो व्हाट आई नो, व्हाट आई वांट टू लर्न, व्हाट लर्न, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ये पूरा एक जो है ना इसके अंदर आप यहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है कि हमने आगे एक्टिविटीज को यूज करनी, और जो भी एक्टिविटी टीचिंग मेथड होगा वो हमने लर्निंग आउटकम को सामने रख के ही वो करना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम उसको छोड़ देंगे तो फिर इन टीचिंग मेथड्स का या टीचिंग टेक्निक्स का कोई फायदा नहीं होगा, नो यूज। तो वो टीचिंग मेथड जब हमने लर्निंग आउटकम में, तो वो बच्चों को सामने रख के बनाना है। बच्चों की एबिलिटी कैसी है, बच्चों का जो लर्निंग प्रेफरेंस कैसे है, वो सामने हमने उसको सामने रख के हमने उसको बनाना है। तो ये चीज़ हमारे जहन में हो, और तो इससे फिर ये हो सकता है कि हमारी जो प्लानिंग होगी वो इंशाल्लाह हमें बेहतर हमें जो ना वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये चीज़ होगी हमारे पास। अब हमने ऑब्जेक्टिव जब ये राइट कर दिए, अब सबसे पहले जब हम कोई भी लेसन स्टार्ट करते हैं वहाँ पर, तो शुरू में उनको ग्रीटिंग, सलाम से हेलो आए जो भी हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। उसके बाद अटेंडेंस वगैरह, या वहाँ पर हम राउंड लेके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं, कितनी वो सारी अटेंडेंस में आ जाती है, ताकि एक दफ़ा जब जाते हुए लेसन स्टार्ट करने से फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट और हमारा जब तक रेपो, हमारा आपस में एक कनेक्शन नहीं बनेगा ना, मेंटली हम एक दूसरे को एंगेज नहीं कर सकेंगे एक दूसरे से, तो वो लेसन के जो हमें प्लान किया होगा तो वो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा उनको स्टार्टर में यानी वहाँ से आप जो बुक या कोई भी प्रीवियस नॉलेज चेक करने से पहले बेहतर है कि हम मीटिंग का प्रोसेस से गुजरें, एक बार चेक कर लें सीटिंग प्लान को हम किस तरह रखना चाहते हैं, और कितने स्टूडेंट पीछे घूम के आगे एक दफ़ा हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब हम उनको जो है ना वो अपना टॉपिक अनाउंस डायरेक्ट नहीं करना, ये बड़ा ज़रूरी है। हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम तो कोई ऐसी उनसे बात करेंगे, कोई ऐसा आप किससे सुना सकते हैं, उससे बात शुरू कर सकते हैं, उसी को आगे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई वीडियो दिखा सकते हैं, कोई पिक्चर दिखाकर उसके ऊपर उनको एंगेज किया जाता है। जब तक स्टूडेंट मेंटली आप हमारे साथ एंगेज नहीं होगा, हमारा जितनी भी अच्छा इफेक्टिव प्लान हमने बनाया हो उसका फायदा नहीं है। तो उसके मतलब है कि ज़हनी तौर पर हमने उनको लेके जाना। तो जितनी मेंटल हमारे पास जो उनको एंगेजमेंट के लिए टेक्निक्स होगी, जो हुक कहते हैं हम, स्टार्टर, लीड इन एक्टिविटी, वो हमने उसमें स्ट्रॉन्ग रखनी, ताकि बच्चे जो मेंटली हमारे साथ जब एंगेज हो जाएंगे तो फिर हमारा क्लास कंट्रोल भी बहुत बेहतर होगा। उसके बाद साथ ही हमने फिर जब हमने वो प्रीवियस नॉलेज या कोई ऐसी वहाँ से बात की, तो बात वो होनी चाहिए कि जो
उनको उसी बातों में से आज के टॉपिक उन्हीं के अंदर बच्चों से हम वो मालूम करें। आज हम अगर ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस की है या इसमें आपने देखा, तो आज हम उसको लिंक करना है आज के टॉपिक के साथ कि आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है, और उसको फिर साथ ही कोशिश हम करें कि उसका दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या लिंक बनता है। मसलन मैं वाटर पढ़ा रहा हूँ, तो वाटर अगर मेरा सोशल स्टडी के अंदर है, तो वाटर का साइंस के अंदर कैसे कनेक्शन बनेगा, साइंस में मैं कैसे लेके आऊँ। इस्लामिक स्टडी वाले टीचर, वो उसमें अगर इस्लाम को वो वाटर में पढ़ाना है, यानी वाटर का कंसेप्ट जो अगर इस्लाम में स्टडी में देना है, तो वो कैसे करेंगे। पढ़ा मैं सोशल स्टडी रहा हूँ या मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, उसको अगर इंग्लिश में लैंग्वेज की में वो वाटर है, तो वो कैसे आएगा। मैथ में उसकी कैसे इसकी कैलकुलेशन या उसको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये जो क्रॉस करी लिंक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि उसको एक ब्रॉडर पिक्चर मिल सके स्टूडेंट को, और वो बेहतर से बेहतर उस चीज़ को यूटिलाइज भी कर सके। आईसीटी के साथ जो हम कंप्यूटर इंटरनेट हमारी, इसके साथ हमारे जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, मॉरल एजुकेशन हो सकता है, और मैथ मैथ के साथ कर सकते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के साथ कर सकते हैं, और जितने भी साइंस और तो इसको क्रॉस करी लिंक हम बनाएं, इसमें अपने लेसन के अंदर ये चीज़ लाजमी रखें। उसके साथ एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा लेसन प्लान और लेसन जब हम डिलीवर करेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है, डेली लाइफ एप्लीकेशन, कि जो हमने सबक पढ़ाना है, जो हमने डिलीवर करना है, जो टीच करना है, जो बच्चों ने लर्न, उसमें उसकी अमली ज़िंदगी में उसके क्या उसका लिंक बनता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेली लाइफ एप्लीकेशन उसको साथ में, कि अगर हमने वाटर पढ़ रहे हैं, वाटर साइकिल है या वाटर, तो उसका हमारी अमली ज़िंदगी में क्या उसका ताल्लुक है इससे। अगर हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो उसका हमारी अमली ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक है। अगर हम अखलाकियात एथिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसका हमारी सोशल लाइफ या हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है। अगर मैं अकाउंटिंग पढ़ रहा हूँ, तो उसका हमारी मतलब कोई भी सब्जेक्ट किसी का टॉपिक आगे लेके उसको अपनी वो रियल लाइफ एप्लीकेशन लाजमी उसके अंदर आप हमारा हिस्सा होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये हम बच्चों से पूछ सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है कि उनको कहें कि अगर इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। ये स्टार्टर में ही जो हमारा जब अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक उसी का साथ ये चीज़ें बेहतर है हम करते हैं। उसके बाद फिर हमने उनको लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमने वो हम वाइट बोर्ड पर लिख दें। अगर मल्टीमीडिया है वो हम उससे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कि चार्ट बना के उसमें एक साइड पर डिस्प्ले करें, और बच्चों को कहें अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक, अपने नोट्स में ये नोट कर लें। ये बहुत ज़रूरी है। और वो जो डिफरेंशिएटेड है वो ज़रूरी नहीं बच्चों को आप करें, सिर्फ जो आपने एक या दो लर्निंग आउटकम है ना, वो स्टूडेंट्स को लिखवा दें उनकी कॉपी, ताकि एंड के ऊपर बच्चे खुद जज कर सकें। आप उस पर पूछ भी सकते हैं कि जो आज का लेसन हमारा डिलीवर हुए, वो बच्चे उसके ऊपर सिमिली भी यूज़ कर सकते हैं, कलर भी यूज़ कर सकते हैं, हैंड रेज करके भी बता सकते हैं कि वो कितने परसेंट उनको समझ आया, यानी कि बच्चे की सेल्फ इवेलुएशन। तो ये साथ साथ ये टूल भी हमारे साथ हो जाता है। तो डिफरेंशिएटेड हमारे लिए होगा, क्योंकि हमने जो प्लान किया है वो हमें पता चलेगा कि जो हम करवाना चाहते हैं वो एंड के ऊपर हुआ है कि नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अ, फिर अब हम आ गए उस लेसन के जो एक चीज़ मैं इस ज़मन में एक दो चीज़ें और आपके साथ जी आसिफ साहब, आपने कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं शायद आप। अ, मैं क्वेश्चन थोड़ा जी याद है मैंने क्वेश्चन, अगर वो आप पोस्ट में कर दें तो ज़्यादा बेहतर है कि मैं आपका थोड़ा सा, क्योंकि टाइम हमारा 40 मिनट्स है इसमें, जो भी है ना हमारे पास फिर एक्स्ट्रा टाइम नहीं बचेगा। तो जो हमारे पास उसमें जी आसिफ साहब, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप अपना ऑन म्यूट करके जल्दी जल्दी पूछ लें ताकि हम आगे भी बढ़ें। ओके, थैंक यू। ओके, तो कंटिन्यू जी। तो ये चीज़ में अच्छा, यहाँ पर अब मेथड जब हम उसके जो प्रेजेंटेशन है ना मेन, उसके अब हमने प्रेजेंट करना है। हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लिए, क्रॉस करिकुलर लिंक जिसका दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या कनेक्शन बनता है, डेली लाइफ एप्लीकेशन आ गई, और उसके साथ हमने रिकैप कर लिया, उनको बच्चों को ज़हनी तौर पर अपने साथ शामिल कर लिया।
लेकिन उसके साथ एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने जो काम करवाना है उसके लिए हमारा सिटिंग प्लान कैसे हो। सिटिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमने उनको ग्रुप में बिठाना है? ये हर टीचर के अपने डिपेंड करता है। क्या हमने उनको, जैसे एक नॉर्मल क्लास होती है, 2-2 स्टूडेंट इकट्ठे बैठे होते हैं, या हमने उनको पेयर वर्क कराना है, ग्रुप होगा तो वो कैसे हम उनको, क्या हमने एक जैसे स्टूडेंट के एबिलिटी वाले का ग्रुप बनना है, स्मॉल ग्रुप है, या हमने मिक्स एबिलिटी के गिफ्टेड, एक मीडियोकर और एक जो स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग स्टूडेंट मिक्स करना है, या होमोजेनस यानी एक जैसे बच्चे होंगे जो स्लो लर्नर है या स्ट्रगलिंग है, उनको एक ग्रुप में कर दे। तो ये डिपेंड आप खुद इस, जिससे आपको बेहतर समझे आप खुद इसको कर सकते हैं। ग्रुपिंग को अनग्रुपिंग, ग्रुप को शफल करना, और उससे पहले उनकी, अच्छा ग्रुप जब हम बनाएं तो उसमें एक लीडर लाजमी बनाएं और उसको ग्रुप को नाम दें। ठीक है, तो दोनों हेडफोन लगा के आती जी, ये प्लीज अपना म्यूट अनम्यूट कर दें। अच्छा, ग्रुप बनाए तो उनको नाम दें, उनके उनका जो लीडर है वो कर दें और उनका नाम हो ग्रुप का, और उसमें फिर हम उसका ये भी करते कि एक नोट टेकर हो जाए, और बाकी जो आइडिया शेयर वाले हों तो हम उनको ये कर सकते हैं। तो इसी ज़मन में जो क्वेश्चनिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट में करने हैं या हमने आगे चल के करने हैं, उसमें भी देखिए आपके सामने ये वही दोबारा ब्लूम टैक्सोनॉमी आ गई, और इस चीज़ों की, ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं कि हम उसको, इन चीज़ों को खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी समझ हमें आप अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन बने हुए हैं इन, और इसका लेवल देख लें। ये जो नॉलेज कम्प्रीहेंशन एप्लीकेशन है, ये लोअर थिंकिंग ऑर्डर है, कि हम अगर पाकिस्तान कब बना, हम कौन है, ठीक है, तो ये लोअर, इसको अप्लाई करें, ये लोअर थिंकिंग ऑर्डर है। हम चाह रहे हैं कि बच्चों का लेवल बढ़ाना है, थिंकिंग लेवल, उनकी सोच का जाविया बढ़े, वो ज़्यादा बेहतर क्रिएटिवली सोच सकें, तो फिर हमें इस लेवल को भी देखना पड़ेगा कि लेट्स सपोज कि अगर हम यही यही क्लास अगर हम मून के ऊपर ले रहे हो तो फिर क्या हो सकता है, या हम ये क्लास अगर किसी ग्लेशियर के ऊपर लें तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या सोचते हैं कि ये हो सकता है या नहीं। मतलब हमने सिचुएशन चेंज करनी है, उसका लेवल चेंज करना है, तो उसके लिए फिर ये ब्लूम टैक्सोनॉमी हमारे लिए हेल्पिंग टूल है। तो ये लास्ट थिंग नहीं है कि ये चीज़ें, और ये हेल्पिंग टूल हमारे लिए हो सकता है। एक और चीज़ की क्वेश्चन में हमने फैक्चुअल क्वेश्चन, यानी जो एक लाइन सिंगल लाइन में वो भी हमने पूछने, लेकिन उनकी रेशो कम रखनी है। उसके साथ ओपन एंडेड की तरफ जाना है। ओपन एंडेड की मीन्स जिसका एक ना हो, जिसमें बच्चे ब्रेनस्टॉर्म करें, सोचें क्यों, कैसे हुआ, इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो वो थिंकिंग जितनी बेहतर होगी उतना बच्चे आपके साथ शामिल रहेंगे। तो ये चीज़ जो है ना हमारे साथ हो सकते हैं। और एक्टिविटी में एक चीज़ अगर आप, ये भी मैंने आपके साथ शेयर की, मज़ीद ये मैं दोबारा भी आपको ये चीज़ें इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। आप ये एंगेजमेंट स्ट्रेटजी, अक्सर यहाँ पर क्वेश्चन आता था कि बच्चों को एंगेज कैसे किया जाए। तो बच्चों को एंगेज करने के लिए बच्चों को जो है ना वो काम, उसमें डिफरेंट रोल दिए जा सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ ये चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं, जैसे माइंड मैप है और थिंक पेयर शेयर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। मसलन हम कहते हैं कि ठीक है जी, क्वेश्चन किया पूरी क्लास से, और अगर दो दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो उनसे कहें कि जी मुझे आपका आंसर चाहिए, लेकिन मुझे तो आप टाइम ले लें और अपने जो आपका पार्टनर है आपके साथ जो बैठे हैं उनसे डिस्कस कर लें, और डिस्कस करके फिर आप ऑप्शन दें। तो इसमें देखें बच्चे जब आपस में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं और डिस्कस करते हैं, और फिर आगे चल के वो शेयर करते हैं, तो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, और फिर उसी के अंदर से आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो आप आंसर दे रहे हैं उससे किसी और पेयर से, आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। वो कहते हैं कि मैं करता हूँ, क्यों करते हैं। तो इस तरह ही वो आप इनके उसी चीज़ को ही ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो स्टार्टर की बात हमने कर ली, लीड इन एक्टिविटी जो हुक डालनी है, जो भी हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो स्टार्टर हमने डिसाइड, उसमें से फिर उसको हम ब्रेक डाउन कर दें।
अब देखिए यहाँ पर टाइमिंग भी है, तो फर्स्ट अगर आप इसी जो लेसन प्लान है, लेसन प्लान के आप इसको टाइम दे सकते हैं कि फर्स्ट ये जो एक्टिविटीज हैं इसकी 5 मिनट्स रख लें, आगे जो स्टार्टर है उसके आपने कितने टाइम रखना है, तो फिर मेन कनेक्शन में आपने लेसन को आगे प्रेजेंट करना है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टीचर ही, अब हमारा क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो हमने एमएससी एमए बीए जितने लेवल पर या एमफिल लेवल पर जितनी एजुकेशन हासिल की हुई है ना वो सारी बच्चों को पहुंचा दें, बच्चे नहीं पिक करेंगे, उसके लिए बच्चों के लेवल पर जाना पड़ेगा। वैसे ही हमें कंटेंट लेना पड़ेगा, मैथडोलॉजी और टीचिंग को भी हमने जब वो जो लर्निंग आउटकम उसके सामने रख के बच्चों को जब हमने पढ़ाना है तो वो उसी को सामने करना है। तो इसमें फिर जब हम मेन बॉडी में प्रेजेंटेशन में आएंगे तो 3 चीजें यहाँ पर हम ध्यान में होनी चाहिए हमारे, कि हमने जो भी एक्टिविटी या जो मेथडोलॉजी जो आगे हम काम करना है, ग्रुप वर्क करना है, पेयर वर्क है, इंडिविजुअल है, वो हमने 3 कैटेगरी के स्टूडेंट को सामने रखना है, हाई अचीवर, मिड अचीवर और जो हमारे स्ट्रगलिंग स्टूडेंट जो लो अचीवर है। 3 ये, और चौथे जो डिटरमिन्ड वन है, स्पेशल बच्चे हैं जिनको किसी आईसाइट का प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को वो अग्रेसिव, वो सबक मतलब याद करते हैं उनको याद नहीं रहता, लिखते हैं तो वो लिख नहीं पाते सही तरह, उल्टे ही शुरू होते हैं, डिसलेक्सिया वगैरह, तो वो डिटरमिनेंट स्टूडेंट है और उसकी डिफरेंट कैटेगरीज उसके लिए। इन जो भी इनके लिए हमने काम करना है, जो एक्टिविटीज करनी है, उसके अंदर हमने जो चैलेंज रखना है कि अगर ये काम टास्क होते हैं तो उसी टास्क को हमने हाई अचीवर के लिए कौन सी एक्टिविटी डिजाइन करनी है, और सारा काम करने के लिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव सामने होना चाहिए। अगर हमने इन चीज़ों को, जो भी एक्टिविटी ग्रुप वर्क है, पेयर वर्क है, हमने उस क्लास के अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग जैसे कैगन की स्ट्रेटजी यूज करनी, जो भी करनी है, सबसे पहले टॉप पर हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे सामने होना चाहिए, उसी को सामने रख के हमने वो डिजाइन करना है। तो जो उनके लिए फिर हम क्या लेके, 50 स्टूडेंट जो हाई अचीवर, उनके लिए हमारे पास क्या है, जो मिड अचीवर है, जो एवरेज क्लास होती है सबसे ज्यादा, उसके लिए हमारे पास क्या है, और जो लो लर्नर हैं, स्लो लर्नर हैं, या स्ट्रगलिंग स्टूडेंट हैं, या डिटरमिनेड वन है, उनके लिए बास क्लास में शायद हो ही ना वो डिटरमिनेड वाला, तो वो जैसे उनके ये 4 कैटेगरी या 3 कैटेगरी, उस हिसाब से हमने एक्टिविटी, टास्क और कंटेंट को उसी तरह ब्रेकअप करना, और सामने टारगेट हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो साथ साथ हमने कनेक्शन रखने के लिए उनसे बच्चों के साथ ये असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी हम क्वेश्चन करते रहेंगे ओपन एंडेड, उनसे डिस्कस करेंगे बच्चों को आपस में, कोई उसी के अंदर आप एंगेज कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट टेक्निक्स है वो इसके अंदर हम जब अच्छा, उसमें जो टीचर ने अपना प्रेजेंट करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो रिकमेंडेड और अफेक्टिव बच्चों की जो लर्निंग के लिए होता है, कि टीचर अगर आप टॉप टाइम है ना वो 8 से 10 मिनट रखते हैं, जो आपने लेक्चर देना है, प्रेजेंट करना है, डिमॉन्स्ट्रेट करना है, वो हम अपना सिर्फ 8 से 10 मिनट हो, क्योंकि जितना ज़्यादा टीचर बोलेंगे तो बच्चे फिर आपके साथ, वो लेसन तो हो जाएगा लेकिन वो लर्निंग जो है ना, डीप लर्निंग जो, वो लॉन्ग लाइफ, वो क्योंकि वो सीखते ही तब है जब वो आप क्वेश्चन करते हैं, या वो क्वेश्चन करते हैं, आप उनका आंसर करते हैं, उनको हैंडल करते हैं, डिस्कशन होती है, उनकी राय लेते हैं, उनकी कमेंट्स हैं, व्हाइट बोर्ड पर लाकर उनको प्रेजेंटेशन के लिए दें, आपस में किस तरह वो ग्रुप, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ कैसे क्षमा, तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल जो है वो मैंने आपको स्ट्रेटजीज उसकी शेयर की हुई है, तो उसमें हम ये जो अगर टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं तो काहूट है, क्विज़िज़ है, क्विज़लेट है, तो ये हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं और खुद भी साथ, और इसके साथ जो हमने थिंक पेयर शेयर किया था, एक बॉल को अगर आप एक या किसी बच्चे को क्वेश्चन करते हैं पूरी क्लास से, और फिर आप बॉल ले लें, या किसी बच्चे को आप खड़ा कर दें, उससे पूछें कि ये सवाल है, और फिर जब वो जवाब दें तो फिर नेक्स्ट स्टूडेंट को वो कहें कि उससे आप उनको इशारा करें, आप वो फिर दूसरे स्टूडेंट से आप करेंगे, तो इस तरह फिर ये पूरी क्लास को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, या आइसक्रीम स्टिक्स है, या मिनी वाइट बोर्ड यूज़ करके बच्चे डिस्प्ले करते हैं, फ़ौरन आपको पता चल जाए कि आपकी जो
आजकल जैसे आईपैड है वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो ज़ाहिर है वो जो चीज़ यूज़ करेंगे उसका आपके पास पूरा प्लान रिसोर्स मटेरियल होना चाहिए। तो इसकी एक्टिविटी साथ कैसे साथ हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, ये कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं जिसमें स्टैंड अप और वो हमने डिस्कस की थी, एक रैली रोबन है, इसमें भी हम कर सकते हैं कि आप एक क्वेश्चन करें, उसके साथ उसके आंसर की लिस्ट हो, वो पार्टनर करें क्लासमेट के साथ और फिर अपनी बारी पर करें। तो ये डिफरेंट जो बच्चों को ज़्यादा एंगेज करने के साथ टाइम पेड आप, ये चीज़ें मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो कुछ पहले भी की हुई हैं। ठीक है, ये सारी वो स्ट्रेटजीज हैं जो हम उनको बेहतर तौर पर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रेटजी मेथड और ये AFL फॉर्मेट्स, ये हम डिफरेंट कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ ये भी हो सकता है कि आप बच्चों को जो क्या करें, उनको टाइम उनके लिए मतलब है कि हम उनको टॉपिक दे दें और उसमें से कहें कि आप क्वेश्चन बनाएं। तो क्वेश्चन जैसे बनेंगे तो फिर उसमें से एक नई थीम निकाल लें और उस थीम को फिर आप उनको असाइन कर दें कि ठीक है जी, आप इसके ऊपर रिसर्च करके आए, इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बना के लाएं, इसके ऊपर आपने प्रेजेंट करना है। मतलब हम जैसे पाकिस्तान स्टडी के अंदर या सोशल स्टडी थी 7th की, उन बच्चों को हमने साइन किया, वो उसमें से वो पाकिस्तान और इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर आगे कर रहे थे। फिर उन्होंने एक नई थीम निकाली जो कंपैरेटिव रिलीजन थी, तो उसके ऊपर फिर डिफरेंट ग्रुप्स को मैंने साइन किया। वो जो तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इसी के अंदर से हो सकती, तो सारी ये। अच्छा, जब ये वाला स्टेप चलेंगे तो लास्ट पर लास्ट से पहले प्लेनरी आपकी होनी चाहिए। प्लेनरी कि आपने रीकैप करना है, आपने चेक करना है कि हमारा लेसन आज का डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ, सही तौर पर कितने कामयाब हुआ है। तो उससे पहले आप मिनी प्लेनरी भी रख सकते हैं। मिनी का मतलब है कि सेंटर में ही कहीं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछ लें, लिखवा लें, बच्चों को व्हाइट बोर्ड पर बुला लें, कोई और उनको डिस्कस कर लें, उनकी थोड़ी सी राय आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर या उनको किसी पर भी आप उनकी जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं या ट्रैफिक साइन यूज करते हैं उसमें भी हम पूछ सकते हैं। तो एंड के ऊपर एक फिर प्लेनरी हो, क्वेश्चन बनाए हो, एग्जिट टिकट हम कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट करवा सकते हैं कि जो लर्निंग आउटकम शुरू में थे, आप बच्चों को टाइम दे दें कि आप जी इसके अंदर आप चेक करें। अगर आप ग्रीन चेक मतलब आप उसको कलर करते हैं तो उसका मतलब है, या आप उसको सिमिली यूज कर सकते हैं, स्माइलिंग या थोड़ा सा सैड है या थोड़ा सा कंफ्यूज है, या उसमें से बच्चे जिस तरह आप बेहतर समझते हैं वो आप अपने सिचुएशन के साथ बच्चों सेल्फ असेसमेंट करके, या वो फिंगल करते हैं या यस नो, जैसे भी आप उनको सेल्फ असेस करवाएं कि आज का लेसन कैसे हुआ है। एग्जिट कार्ड ये हो सकता है कि आप कुछ क्वेश्चन बनाए हो आपने उसी लर्निंग आउटकम को सामने रख के, तो वो हम एंड के ऊपर हम पूछ लें, उनको लिखवा लें, उनसे पूछ लें, ताकि आप हमें पता चल जाए कि आज हमारा लेसन किस तरह हुआ है। तो ये चीज़ें हमारे पास जो है ना वो प्लेनरी, अगर हम चाहते हैं कि बच्चों से पूछा कि हमने जी लेसन हो गया, वो कहते हैं कि सर ये कहूट जैसे लर्निंग से जी क्या मुराद है? कहूट लर्निंग यानी आप जी फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, एग्जांपल कहूट जी काहूट एक जो है ना ये एप्स है, एजुकेशन एप्लीकेशन है। इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि हमने कुछ बना सकते हैं और वो गेम की फॉर्म है, उनको बच्चों को कोड दे देंगे, बच्चे अपने घर जाके भी वो आपका जो सबक है जो भी आपने पढ़ाया है उसको क्विज फॉर्म है, और वो प्रेजेंटेशन ऐसी होगी कि गेम है, जैसे वो गेम खेल रहे हैं तो साथ साथ वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके आंसर देंगे, उसको हल सॉल्व करेंगे। इसके साथ आप इसके अंदर और असाइनमेंट भी डाल सकते हैं। तो कहूट एक एप्लीकेशन है, इसके साथ फोटो पुरानी हो चुकी है, जैसे कहूट है, डोजो है, तो ये सारी एप्लीकेशन है जो कि हम अपने मोबाइल के अंदर या अपने टैब के अंदर हम कर सकते हैं। तो ये क्विज़ेस है, इसमें बने बनाए क्विज भी हो सकते हैं और आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिव सेस के ये कुछ ऐसे टूल हैं, लेकिन फॉर्मेटिव तो एक बहुत डिटेल है, कंटिन्यूस रहती है। इसमें आपके क्वेश्चन आंसर, इसके आपके क्विज, इसके अंदर आपकी जो बच्चों का आप फीडबैक लेते हैं वो सारा इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा आप उनको जी जो है ना डिफरेंट एक्टिविटीज हम करवा सकते हैं, थिंक पेयर शेयर हो सकता है, जो हम क्या कहते हैं आइसक्रीम स्टिक्स है, मिनी वाइट बोर्ड, ये सारी फॉर्मेटिव असेसमेंट की टेक्निक्स है। मैंने एक आपको शेयर भी किया था जी। तो जी एंड के ऊपर फिर हमने जब ये ओके। लेसन प्लान को और ये फातिमा जी जी
जी असेसमेंट जो है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जी सेल्फ असेसमेंट, टर्म असेसमेंट, और कौन सी असेसमेंट होती हाँ, जो फॉर्मेटिव तो वो तो रहेगा, हम जो लेसन के बीच में सेंटर कंटिन्यू रहता है। दूसरा वो जो हम सुमेटिव है ना, वो जब कोई लेसन हमारा खत्म हो चुका होता है या एंड टर्म एग्जाम लेते हैं या मंथली टेस्ट होते हैं, वो सुमेटिव नेचर में आ जाते हैं। और बाकी जो हमारा एक डायग्नोस्टिक होता है वो स्टार्ट में लेते हैं कि कोई लेसन भी जब हमने पढ़ाना उसके बारे में प्रीवियस इंफॉर्मेशन हमारे पास कौन सी है। तो ये चीज़ें हम उस तरह कर सकते हैं। आगे उसका फिर हमें टूल कैसे यूज़ करना है, क्या हम ऑनलाइन यूज़ करेंगे या हमने कोई पेपर पेंसिल टेस्ट लेना है, वो डिपेंड करेगा आपके रिसोर्सेज कैसे। अब चलते चलते एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो रिसोर्सेज की है। वो है कि जो रिसोर्सेज हमने लर्निंग रिसोर्सेज यूज़ करने हैं ना, वो भी हमने जो हमारा लर्निंग आउटकम है उसको सामने रख के करना है कि हाई अचीवर के लिए हम कौन से लर्निंग टूल हो, उनको उनकी एक्सेसिबिलिटी उनके पास क्या होनी चाहिए। और जो भी हम रिसोर्सेज जो हम लेके जाएंगे, ऑडियो विजुअल जो भी हम प्रेजेंटेशन लेके जाते हैं या हम कोई मॉडल लेके जाते हैं, चार्ट लेके जाते हैं या कोई और ऐसा मटेरियल है, कॉपी है, हैंड आउट्स हैं, तो पहले से उनको नंबरिंग करते हैं कि पहले नंबर पर किन स्टूडेंट को हमने करना है, उसके ऑर्डर पहले से करना चाहिए। वहां पर जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ ये इस ग्रुप को क्या करें, वो मिक्स अप हो जाते हैं। तो पहले से उसको ऑर्डर कर दिया जाए, तरतीब दे दी जाए, तो किस स्टूडेंट को क्या चीज देनी, पहले कौन सी देनी है, कौन सी देनी है, उसका ऑर्डर क्या है, चैलेंज लेवल क्या है, तो पहले ही उसको ऑर्डर कर दें, प्रायोरिटाइज कर दें। और वो ऐसे लर्निंग टूल जो मटेरियल है वो बच्चों के लेवल के हिसाब से होना चाहिए, उनको फ्रीडम हो कि वो यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें हमारे साथ होती है। तो टाइमिंग साथ जो है ना, अच्छा उसमें एक और चीज हम कर सकते हैं कि ये जो हमने एक क्वेश्चन होना चाहिए, बिग क्वेश्चन जो पूरे हमारे लेसन के है? ऊपर, एक और एसेंशियल क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन, ओपन एंडेड हो, जिसको पूरे हमारे लेसन के ऊपर हो, वो एक ही क्वेश्चन, वो बीच में कहीं भी हम उसको कर एक और चीज पूछनी है कि रिसोर्सेज में जब बात आती है तो उसमें हम अपने रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, वीडियो यूज कर रहे हैं, या हम चार्ट पेपर यूज कर रहे हैं, या मॉडल यूज कर रहे हैं। जी। कुछ हेड्स कहते हैं कि टेक्स्ट बुक इज नॉट अ रिसोर्स। क्या टेक्स्ट बुक तो सबसे बड़ा रिसोर्स है टीच करने का? देखिए व्हाई दे टेल दिस टेक्स्ट बुक इज नॉट अ रिसोर्स? देखिए टेक्स्ट बुक तो वो चीज़ है जो तकरीबन बच्चे के पास होती है। वो हम टीचिंग रिसोर्सेज की बात करते हैं कि हम अदर देन टेक्स्ट बुक, मसलन हम अगर ऑनलाइन अगर आईसीटी को यूज़ करना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर या इंटरनेट की है, तो उसके अंदर फिर हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है। मसलन ये टेक्नोलॉजी जूम हम यूज़ कर रहे हैं आज, तो इसको इफेक्टिव कैसे यूज़ कर रहे हैं। पावर पॉइंट है, प्रेजी है या वर्ड है, जो भी हम इसमें टूल जो भी आ जाते हैं। उसके बाद अगर हमने बच्चों से रिसर्च करवानी है, अगर हम उनको टैब देते हैं या किसी कंप्यूटर लैब में हम ले जाते हैं या जैसे भी हो, अगर उस पर रिसर्च करना है तो कौन सी वेबसाइट जो ऑथेंटिक, उनको यूआरएल उसका जो होता है वो हम कौन शेयर कर दें, ये रिसोर्सेस हो सकते हैं। आगे हमने जो वीडियो अगर डाउनलोड की हुई तो वो वीडियो जो हमारे लेसन लर्निंग ऑब्जेक्टिव को मैच करती हो, वो कौन सी, वो रिसोर्सेज हो सकते हैं। इसके साथ अगर मसलन हमारी टेक्स्ट बुक के अलावा जो ऐसे कोई नोट्स, ऐसे कुछ मटेरियल मिल जाता है जिसको हम फोटो कॉपी करवा लेते हैं, जैसे लैंग्वेज वाले अक्सर अपने जो उनके पैसेजेस होते हैं क्रिएटिव राइटिंग वाले होते हैं, इसी तरह साइंस वाले डिफरेंट डायग्राम्स के जो फ्लो चार्ट है, कंप्यूटर वाले भी अपनी डिफरेंट, तो हर सब्जेक्ट वाले अपने डिफरेंट जो मटेरियल वहां से लेके आते हैं उसकी फोटो कॉपी करवाते हैं या उसका चार्ट है, तो ये सारे लर्निंग रिसोर्सेज में आ जाते हैं। तो वो नहीं, ठीक है। जी मॉडल आ सकता है इसमें, आपकी 3D डायमेंशन कोई भी पिक्चर आ सकती हैं, तो इसकी तो आगे फिर बहुत सी डिटेल है, लेकिन जो भी करें वो हमारे टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करना मस्ट है। अगर वो नहीं करेगा तो फिर हम हमारा जो है ना वो जो क्या कहते हैं उसको, फायदा नहीं होगा हमारा उसको। यहाँ पर क्वेश्चन भी शायद हो जी, नहीं, मैनर एक के फॉलो बात ये है कि जी हेड्स कहते हैं कि टेक्स्ट बुक इज नॉट अ रिसोर्स। वो जी जी टेक्स्ट बुक को रिसोर्स समझते ही नहीं। व्हाई व्हाई दे टेल
textbook is not a असल में resource. बहुत सारे resources हैं. ये वो रिसोर्सेज, इसको जो एजुकेशन रिसोर्सेज है ना, उसमें टेक्स्ट बुक को रिसोर्सेज को हम चाहते हैं कि हम इसके अलावा सिर्फ कन्फाइंड ना हो जाए इसके ऊपर, क्योंकि जब करिकुलम की बात आती है तो करिकुलम के अंदर सिर्फ किताब जो हमने लगवाई हुई नहीं है, करिकुलम नहीं है। हम बच्चों की लॉन्ग लाइफ मतलब लर्निंग करवाना चाहते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं, तो फिर हमें उस किताब से बाउंड क्यों होना पड़ेगा? क्यों ना कि हम बच्चों को इस तरह की उनको टीचिंग करें, वो लर्न करें, तो उसके साथ वो जहाँ से अच्छा मटेरियल मिलता है तो वहाँ से ले लें। तो अगर बुक को ही हमने रिसोर्स बनाना है तो वो फिर इसलिए कहते होंगे कि बुक के ऊपर ही हम कन्फाइन ना हो, उसी के ऊपर हम सिर्फ डिपेंडेंट ना हो। जैसे मोस्टली प्रैक्टिस में ही आता है कि हम बुक को ही सारा कुछ समझ लेते हैं और फिर जी बुक में जो कुछ है बहुत है, तो वो फिर इसलिए उसको टीचिंग रिसोर्सेज में अक्सर ये फिर अब डिबेटेबल है कि जी इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। हमारा टॉपिक है कि हम अपनी टीचिंग और लर्निंग बच्चों की कैसे बढ़े, चाहे वो बुक को हम यूज करें या उसके अलावा रिसोर्सेज जो हमें चाहिए जो बच्चों की नीड को पूरी करे। असल क्वेश्चन ये है कि जो बच्चों की नीड की हो, क्या पता है मुझे कोई और रेफरेंस बुक मिल जाए जो इससे भी अच्छी हो, जिसमें ज्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन हो, तो वो मैं नोट्स कुछ बच्चों को दे दें, या आप सॉफ्ट में भी उनको ईमेल या उनको दे सकते हैं, जैसे आजकल गूगल क्लासरूम है, जो भी आप यूज करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल, या हम जो टीम के थ्रू यूज कर रहे हैं वो हम उनको दे दें, सजेस्ट कर दें। तो ये हाँ, फिर जो स्लो लर्निंग उनके बच्चों को, फिर उस जैसे बच्चों को उनकी नीड कैसे पूरी होगी, वो क्या पता बुक से ना हो, उसके लिए फिर हमें कोई वर्कशीट या कोई एक्स्ट्रा वो चीज़ें जाके करनी पड़ती। इसलिए फिर कहते हैं कि टेक्स्ट बुक इज नॉट ओनली द रिसोर्स, इट इज रिसोर्सेज बट इट इज द मेन। ये तो बेसिक है ना, जहाँ से हमें कॉन्सेप्ट मिलते हैं। तो वैसे तो करिकुलम में कॉन्सेप्ट कोई भी आप कहीं से भी ले सकते हैं, तो इसलिए ये चीज़ हो सकती है। आगे क्वेश्चन इसमें और क्या है? जी स्लो लर्निंग के लिए तो बुक ही यूज होगी, वो उसी को ही कर सकेंगे क्योंकि वो सिर्फ उसी को ही फॉलो कर सकते हैं। नहीं, ये टीचर और पर कि टीचर उसको कैसे करते हैं। देखिए आज मसलन हमने लेसन प्लानिंग के ऊपर करना है ना, तो लेसन प्लानिंग की चीज़ अगर हम एक बुकलेट में या एक फॉर्मेट दे दें तो वो क्या पता है आपके स्कूल की रिक्वायरमेंट को ना पूरी कर रहा हो। ऐसे ही है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हम रिसोर्स पर्सन यहाँ पर आपसे चीज शेयर कर रहे हैं वो सिर्फ एक क्या कर रहे हैं कि उसकी जो बेसिक चीजें है ना, मसलन उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है या मेथोडोलॉजी है, आगे जैसे मैडम ने 4 एरिया बताए थे, असेसमेंट है, और उसके बाद हमारी रिफ्लेक्शन है या इवेल्युएशन है कि हमने लेसन पढ़ाने के बाद फिर उसको रिव्यू करना है कि क्या हमारा लेसन जो पढ़ाया हमने कितने कामयाब हुआ है, अगर नहीं हुआ तो क्या वजह थी। उसकी डायरी भी लिख सकते हैं, बच्चों से फीडबैक ले सकते हैं आप, और उसकी रिकॉर्डिंग भी हो सकती है कोई आपका। तो ये चीज़ें हम फिर हम आपने अपने स्कूल के हिसाब से उसको लेसन प्लान को डिज़ाइन कर लेना। और इसी तरह जब हम बुक की बात करते हैं तो बुक तो हम हमारे पास ज़ाहिर है कि टेक्स्ट बुक होती ही है। हम टेक्स्ट बुक से बाहर आना है हमने, वो हमने रखनी है, वो उसकी आप जितनी भी हम कर लेंगे उसकी वैल्यू खत्म होगी, वो नहीं होती, वो होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट देना है, जैसे मैंने बात शुरू में की थी कि वो अगर मसलन कोई ऐसा टॉपिक है जो डिफरेंट सब्जेक्ट को इंटीग्रेट कर रहा है, तो वो एक थीमेटिक टीचिंग हो जाएगी जो बच्चे को पूरा एक आप समझें कि पूरा एक उसका जो ज़हन है खोल रहे हैं, उसको पता चलता है अच्छा ये चीज़ उस वहाँ पर मैथ में होगी तो इस तरह होगी, अगर कंप्यूटर साइंस में तो इस तरह लिंक करेगी, साइंस को तो ऐसे होगी। तो ये चीज़ें जो है ना, अच्छा टीचर में डिवोशन कैसे पैदा करें, क्लास में जाते प्लानर को फॉलो नहीं कर पाते, जैसे किसी स्टूडेंट के पढ़ाने में सीरियस नहीं होते, अगर उनको डिस्कशन के लिए टाइम दें तो बातों में टाइम ज़्यादा। अच्छा ये असल में यहाँ पर ये जो अभी क्वेश्चन आने शुरू हुए बड़े इंपॉर्टेंट है, इससे ही ज़्यादा। अब देखिए डिस्कशन में उनको अब ये चीज़ आपने प्लान पहले करके जाना है, लेसन प्लान में ये चीज़ें देखी जाती है ना, कि आपने अगर उनको डिस्कशन में इन्वॉल्व करना है तो कितनी देर के लिए डिस्कशन करवानी है। ये कंट्रोल टीचर ने अपनी उस प्लानिंग के अंदर पूरी चीजें सोच के जानी है।
वो बेहतर होता है कि क्वेश्चन के डिस्कशन के इशू क्वेश्चन को लिख लिया जाए। और कितना टाइम देना है, शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चे जब इसमें ज्यादा वो जब इन हो जाते हैं, वो फिर हर दिल करता बच्चे क्वेश्चन पूछें या डिस्कशन में, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको रूटीन डालनी पड़ेगी। तो ये कलेक्टिव होलिस्टिक अप्रोच करनी पड़ेगी कि दूसरे टीचर भी मिल के उनको ये हैबिट डालें कि हमने अगर डिस्कशन में आना है तो फिर उस डिस्कशन के हमारे रूल्स क्या हैं, क्लासरूम रूल्स की है ना, तो डिस्कशन के रूल्स क्वेश्चन करने के रूल्स हैं और क्वेश्चन का आंसर देने के जो क्लासरूम रूल्स नहीं है उनकी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। तो इससे फिर ये हो सकता है कि वो बच्चों को हम और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर हमने डिस्कशन ही करवाते रहे, ये तो हम अब ये डिपेंड करता है आप पर, आपने कब डिस्कशन करवानी है, कब आपने डिबेट करवानी, क्या हर रोज डिबेट ही होती रहेगी तो कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। बाकी बच्चे जो कुछ डिबेट कर रहे हैं, बाकी बच्चे क्या वो बैठ के वो बस गप्पे लगा रहे होंगे, जहाज बना के फेंक रहे होंगे। तो ये सिचुएशन इस चीज को बड़ा क्रिटिकली देखने वाली बात है। अच्छा, सेकेंडरी लो स्टैंडर्ड स्कूल के माइंड में रखते हुए बताएंगे जब हम स्टूडेंट की पढ़ाने में सीरियस नहीं होते, अगर उनको डिस्कशन अच्छा ही हो गया, टीचर में डिवोशन पैदा करने की कैसे की जाए। लेकिन टीचर को डिवोशन करने के लिए तो जाहिर है कि डिफरेंट हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर एज ए प्रिंसिपल हम सोचें तो उनको अप्रिशिएट करें, उनको उनकी रिस्पेक्ट दें उनको। नो डाउट के सैलरी बिग इशू है, लेकिन सैलरी अगर कई स्कूलों में ज़्यादा भी मिली और उनको उनका वर्कलोड, उनको उनके साथ उनको रिस्पेक्ट, उनकी अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही, तो वो कैसे टीचर आगे आपको बेहतर पढ़ाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ी एक स्ट्रगल है ना। तो इसके साथ उनको डिफरेंट जो हमारे डिसीजन है, मैनेजमेंट डिसीजन में लीडरशिप का रोल दिया जाए, उनके देते भी हम मज़ीद उनको एतमाद में लिया जा सकता है, उनको उनसे मशवरा किया जा सकता है, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो उनको लीड करें या डिज़ाइन करें, तो उससे भी हो सकता है। ये फिर ज़रा कोई एक चीज़ तो नहीं होती। मैंने क्वेश्चन करने के मार्क्स रखे थे ताकि स्टूडेंट क्वेश्चन करें, लेकिन फिर वो क्वालिटी क्वेश्चन रिसीव नहीं होते। हाँ, बच्चे क्वालिटी क्वेश्चन, देखिए बच्चों को क्वालिटी क्वेश्चन करने के लिए हम उनको स्टार्ट में ये कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि बच्चे क्वालिटी, लेकिन बास बच्चे ऐसे क्वेश्चन कर जाते हैं कि टीचर हैरान रह जाते हैं ना। तो उसके लिए एक प्रैक्टिस ये हो सकती है कि बच्चों को 5W 1H, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये बेसिक तो बिल्कुल बेसिक है, ये उनकी प्रैक्टिस करो, बच्चों को उनको एनकरेजमेंट कर सकते हैं। जी, और कोई क्वेश्चन? हेलो, और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये बच्चों की एब्सेंस, जी एब्सेंस नहीं रुक रही सर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। क्या नहीं रुक रही? बच्चों की गैर हाजिरियां बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गैर हाजिरियां बहुत करते हैं बच्चे। अच्छा, ये अब्दुल क्यूब साहब पूछ रहे हैं। जी 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 सर, ये वाले जो गैर हाजिरी वाले काम है ना, यस। ये सारे मैनेजमेंट लेवल पर, स्कूल लेवल पर करने पड़ेंगे ना। इसमें फिर टीचर से ज्यादा इन्वॉल्व होना कि हम करते हैं। हाँ हमने बड़ा जोर लगाया है। एक क्लास 9th क्लास में, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी आ रही है, आवाज आ रही है? जी आ रही है। 9th क्लास में 10 महीनों में 1000 बच्चों ने छुट्टियां की हैं। 1000। अच्छा 9th क्लास में 10 महीनों में 30 बच्चों की क्लास में 1000 छुट्टी हुई है। अच्छा 1000। जी, बड़ा जोर लगाया है, लेकिन बच्चे क्या बहुत क्या डिस्टर्ब किया करते आपने? हैं। क्या क्या खास किया? तौर पे 9वीं 10वीं के बच्चे 8वीं तक नहीं करते। क्या क्या किया आपने? हमने जुर्माना भी लगाया, लेकिन वो जुर्माना भी कारगर नहीं हुआ। अच्छा हमने कहा है कि जो बच्चा छुट्टी करे ना एक दिन पहले, जी जब वो अगले दिन स्कूल में आए ना, तो वो पहले हिसाब दे कल का, जी। यानी कि दफ्तर में आए वो। अच्छा एक हमने ये प्लानिंग की। जी, दूसरा हमने कहा कि जिस दिन जो बच्चा छुट्टी करे ना, उसी दिन टीचर जो है घर राब्ता करे फोन के ऊपर
अच्छा। डेली 10-10 बच्चों को छुट्टी। हमारे बच्चे थोड़े से ना लायक भी हैं और क्लेवर भी हैं। हैं अच्छा, सर जी, तो क्यों साहब ये हमारे बच्चे लायक भी है, उनमें ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा थोड़ी सी बात कर लूं मैं, थोड़ी सी बात। जी, हमारे टाइम खत्म होने वाला है ना इसका, जो अभी स्केड्यूल जी टाइम है। ठीक है, और आप अगर ये वाली ठीक है, डिस्कशन ओके अगर आप ओके। मैं आपको तो आप मुझे इनबॉक्स कर दें, उसके ऊपर फिर पॉसिबिलिटी हम कर लें, क्योंकि ये थोड़ा लेसन प्लानिंग से हट के ये स्कूल लेवल का काम है ना, तो वो फिर हमारा जो टॉपिक है जो ठीक, ओके आपकी ओके ओके इंशाल्लाह, प्लीज अगर हम मायना करें, क्योंकि पता है इसको करना है क्या, पता है ठीक है। मैं आपके आपको पर्सनल नंबर पे कर लूंगा। जी, आपको कोई मैं उस तरह का सोल्यूशन ना दे सकूं, मैं पॉसिबिलिटी ऑप्शन, क्योंकि उस माइंड से फिर सोचना पड़ेगा ना कि इसके लिए फिर बेस्ट क्या हो सकते हैं। वो हद में ही तो नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है कि चलें मैं उसको। आपको ना उसकी मैं आपको उसकी तस्वीर क्लास के बच्चों की ना पूरी रिकॉर्ड आपको सेंड करूंगा किसी दिन, वो ठीक है? आप बाद में मजीद भी मैडम नादिया से भी और बाद में इनसे भी इंशाल्लाह। दे सकते हैं कि इसके लिए मजीद बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। जी, अगर ओके यहाँ से लेसन प्लानिंग या लेसन डिलीवर के ओके इंशाल्लाह। क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम। ये माइक ओपन कर वो सकते बात करूं मैं? हैं जी, इस वाले से प्लीज, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही हेलो, जी जी, आवाज आ रही है आपकी। मैं बच्चों को ना 10वीं जमात में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। जी जी। मैं अच्छा 10th क्लास को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। जब मैं पहले दिन जाता हूँ ना 10वीं जमात में, जी। तो उनका मैं टेंसेस वगैरह का टेस्ट लेता हूँ, अच्छा ताकि चेक के लिए कि इनका लेवल क्या था 9वीं जमात में। जी जी। ठीक है, मैं दायरे में प्रिंसिपल भी हूँ, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो ठीक। आमतौर पे मेरा पिछले 10 साल में एक बच्चा सिर्फ फेल हुआ है अंग्रेजी में ना, 10 साल में एक बच्चा फेल हुआ है। जी जी ठीक है, और 72, 74, 75 नंबर भी आए हैं जी। आउट ऑफ 75। लेकिन कुछ बच्चे फिर भी कहना नहीं मानते, कमजोर बच्चे जो है ना, उनके वजह से मुझे पूरा साल टेंशन लगी रहती है कि कहीं ये फेल ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब तो हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी ना मेरे वो जो टारगेट होते हैं ना, हर बच्चा 80% नंबर ले जाए, वो नहीं लेके जाते। कई बच्चे 60 पे, कई 50 पे, कई 40% ले जाते हैं। बस मैं चाहता हूँ हर बच्चा 80% के ऊपर नंबर ले जाए। असल में ये चीजें जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बोर्ड की क्लासेस हैं। बोर्ड की क्लासेस का जो हाँ जी, हमें प्लान बनाने पड़ेंगे ना, वो डिफरेंट होंगे। उसकी फिर उसकी जो हमने रेमिडियल क्लासेस या उनके जो हेल्प करने हैं ना, वो फिर हमें वो आम प्लानिंग से फिर हमें थोड़ा सा डिफरेंट, आउट ऑफ द बॉक्स समझ जाना पड़ेगा। ये जो हम लेसन प्लान करते हैं, तो इसमें ये वाला उसके साथ, अब अगर हम बोर्ड की क्लासों में, क्योंकि हमने वो एक्सटर्नल बोर्ड में जाना होता है, जो ओ लेवल है या मैट्रिक मैट्रिक स्ट्रीम ज़्यादा है यहाँ पर, तो उसके लिए फिर हमें उन बच्चों को, वो जो आप कह रहे हैं स्ट्रगलिंग स्टूडेंट है, स्लो लर्नर जिसको हम कहते हैं, उनकी 80% है, तो उसके लिए फिर शुरू से ही आपको एक पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना पड़ेगा। उनको कैसे एंगेज करना है, उनके लिए फिर क्या हम एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे, उस क्लासों के लिए कौन सा होगा। अगर आप ही पढ़ाते हैं तो उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं उसमें, फिर हम कौन से उनके लिए मटेरियल कौन सा यूज करेंगे, उनको इस लेवल तक लाने के लिए फिर पूरा एक प्रोसीजर प्रोसेस बनाना पड़ेगा। तो सर ये टाइम टेकन चीज़ है, तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर स्ट्रगल करनी पड़ेगी, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उन बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास में जो आप लेके जाएंगे, या उसके लिए फिर क्या मटेरियल होगा उस क्लास में। ज़रा ये फिर तो बोर्ड टॉपर की बात आएगी ना, अपने पोजीशन, ये वो उस सेंस पे आ जाता है। लेकिन अगर हम अपने क्लास के अंदर एक 40 मिनट्स का लेसन है, उसको कैसे, उसके अंदर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो आपने, अगर उनको बच्चों को कंपैरिजन करवाना है, क्या आप उस बच्चों को जब आपने पढ़ाया है इंग्लिश के, जो भी आप टेंस पढ़ाते हैं या जो भी पढ़ाते हैं, क्या आपके मैक्सिमम बच्चे जो आपने, अगर आप उसमें टारगेट करते हैं कि मेरे बच्चे इस 40 मिनट्स में अबव 80% ऑल बच्चे जो है स्टूडेंट, उनको ये जो मैं इंग्लिश करवा रहे हैं आप, चाहे 9th या 10th में, वो सब आना चाहिए, आपकी टीचिंग क्या वो प्रोड्यूस कर रही है, ये क्वेश्चन। तो जब आप एंड के ऊपर, उसी लेसन के एंड के ऊपर चेक करते हैं, तो आपको जी, पता चल जाता है कि कितने बच्चे आज जो मैंने टारगेट किए थे, वो क्या रियलिस्टिक थे, क्या वो अचीवेबल थे, हुए कि नहीं हुए। बच्चों की जो जी, उसके साथ फिर आगे बढ़ते हुए कि एक लेसन तो, जैसे मैंने बताया ना, उसके साथ फिर हमने ये भी देखना है कि हमने वो एक लेसन में नहीं, जो हमने टारगेट सेट किए थे, क्या वो बच्चे उस पर नहीं, तो इसका मतलब हमें लर्निंग आउटकम को दोबारा फिर दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। वो एक्टिविटीज आ रहा, वो मेथोडोलॉजी यूज चेंज करनी पड़ेगी।
टीचिंग रिसोर्सेज चेंज करने पड़ेंगे, बच्चों को ज्यादा एंगेज करने के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये फिर पोस्ट लेसन जब हम ये बात बार बार करेंगे तो उसके साथ फिर अच्छा ये बच्चे उसके बावजूद भी 1 हफ्ते के बाद भी आप देख रहे हैं कि वो बच्चे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि हम और कौन से तरीके, आप प्रिंसिपल भी हैं तो आप इसका मतलब आपके पास अथॉरिटी है, आप उनके पेरेंट्स को बुलाएंगे, बच्चे के साथ 1 to 1 कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट आगे फिर ऑप्शन हो सकते हैं कि जिसको आप यूज कर सकते हैं। आप बोर्ड टॉप करने की जो रेसिपी वो मैं तो नहीं आपको दे सकता, नाम हमारा टॉपिक है, तो इसको फिर मजीद जो है ना ये आप हम क्योंकि लेसन प्लान को कर रहे हैं इसको इफेक्टिव बनाने के लिए। जी छोटी सी बात करनी है, छोटी सी बात, हमारी जो गर्ल्स है ना वो हमें डिस्टर्ब नहीं करती। ये जो लड़के हैं ना इनको मोबाइल ने, घर की मसरूफियात ने, गैर दिलचस्पी गैर संजीदगी ने, इन चीजों ने लड़कों को बड़ा डिस्टर्ब किया हुआ है। और मैं लड़कों को पढ़ाता हूँ, वैसे हमारे बच्चे सारे पास होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन। अंग्रेजी में जैसे मैंने बताया फिर 10 साल में एक बच्चा फेल हुआ था एक दफा, वो भी आखिरी 2 महीने में नहीं आया। लेकिन ये जो लड़के हैं ना हम चाहते हैं कि इनको अच्छे तरीके से एजुकेट करें, नंबर भी लें, हाँ जी, तमीज भी इनमें हो। इनमें ये फुकदान है, जब से ये पॉलिसी आई ना गवर्नमेंट की, मार नहीं प्यार, इसने बड़ा डिस्टर्ब किया हुआ है। असल में मार नहीं प्यार पॉलिसी गवर्नमेंट की जो आई है इसने बच्चों को खराब कर दिया। साहब असल में मसला ये है कि अगर तो हम चीज सिर्फ ये लेके चल रहे हैं कि बच्चों को टॉप करवाना है, तो ये असल में एजुकेशन नहीं है, ये तो एक दौड़ लगी हुई है, एक मतलब सॉरी फॉर दिस, एक दौड़ लगी हुई है। बच्चे हमने एक पता नहीं क्या रिपोर्ट बना दी है, मशीनें बना दी है, कितने नंबर लोगे तो स्कूल का इतना लेवल हो, ये असल में लर्निंग नहीं है। तो बच्चे टॉप करके भी बाज उनके पास बुनियादी जो महारतें वो पैदा ही नहीं होती। मैं पाकिस्तान में कुछ ऐसे बच्चों को भी जाते हैं जो यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, मैट्रिक टॉपर हैं, पूरे पूरे बोर्ड को टॉप किया है उसने, एफएससी में भी, बीएससी में भी, और जब वो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं उनके एप्लीकेशन लिखवाई जाती है, एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे होते, तो बेसिक स्किल ही नहीं है, वो आगे फिर अपने स्कूल को ब्लेम कर रहे होते हैं। तो मकसद तो हमारी जो स्किल सेट है ना, जो लेसन प्लानिंग के अंदर, यही लेसन प्लानिंग के अंदर हमने एक और चीज रखनी है कि जो हम पढ़ाएं उसके अंदर जो हमें महारतें बिल्ड करनी है, ये मसलन बच्चे आइडेंटिफाई कंपेयर कर सकें। बच्चे अगर आप कहते हैं ना उनके करेक्टर बिल्डिंग हो, तो आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे झूठ ना बोले, तो पहले फिर मैं देखूंगा ना कि मैं कहता हूँ उनको सिगरेट ना करो, सिगरेट नहीं पियो, तो मैं खुद जाके बाहर सूटे लगा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि आप बेल्ट बांध के जाएं, तो पहले वो मुझे ऑब्जर्व करेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारा बीइंग ए टीचर, हमारा जो करेक्टर है वो पहले सामने अच्छा आना चाहिए ना। तो अगर वो चीज सही नहीं है तो वो कैसे हो गया। तो इसका मतलब है कि हमें अपने लेसन प्लान के अंदर उन स्किल्स को लेके आना है जो कोर है। कोर स्किल्स कौन सी हैं? न्यूमरेसी मतलब मैथ्स, लैंग्वेज की स्किल्स। एक बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ पढ़ के भी हम खुद भी इतनी इंग्लिश में चीजें पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन जब हम स्पोकन में या स्पीकिंग में आते हैं तो मार खा जाते हैं। ठीक है, क्यों? हमारी स्किल बिल्ड नहीं हुई। तो हम वो उस चीज को चेंज करना है ना हमें। आप प्रिंसिपल है माशाल्लाह बहुत कुछ करते भी और कर भी सकते हैं। तो हम आगे प्लानिंग इस तरह करें कि हमने बच्चों को सिर्फ टॉपर नहीं करवाना, बल्कि उनके अंदर कुछ जैसे कल मैडम का एक था ना कि बंदे के पुत्र बनाने के लिए फिर हमें उनका स्किल सेट भी काम करना पड़ेगा। फिर उनकी जो मसला हम उनकी एथिक्स को ठीक करना चाहते हैं तो उसका भी बाकायदा सिलेबस या उस सारे जो सिलेबस है उसका हिस्सा बनाना पड़ेगा, और टीचर्स सब मिल के उस चीज को प्रैक्टिस करवाएंगे कि अगर हमने कहने की बुलिंग नहीं करनी, किसी बच्चे को तंग नहीं करना, छेड़ना नहीं, उसके नाम नहीं पुकारने उसको, तो फिर उसका मतलब है कि हमें एज ए स्कूल, एज ए सारी टीम वर्क हम काम करना पड़ेगा। उन बच्चों की लीडरशिप जो आप मॉनिटर वगैरह या प्रोटेक्ट, उनको साथ लेके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो ये पूरी होलिस्टिक अप्रोच हो सकती है। तो लेसन के अंदर हम कैसे उनके एथिक्स सही कर सकते हैं, हम जितना कोशिश कर सकते हैं तो उनका जो एथिकल पॉइंट्स अगर उसको टच करते हैं तो वो हम साथ लेके जा सकते हैं उसको, कि बच्चों की जो कोर स्किल्स है उसके साथ उनकी एथिक्स क्या है। स्कूल अच्छा, स्टूडेंट की सेफ्टी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी कोई और क्वेश्चन? सर वालिदैन आजकल मार्क्स ही देखते हैं, ये नहीं देखते कि क्या सिखा रहे हैं। असल में वालिदैन का क्या है कि वालिदैन को तो फिर वालिदैन के लिए फिर पेरेंटिंग की जाती है ना। आप ये भी हम देखते हैं कि हमारे स्कूल जो हैं तो वो क्यों आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट सिर्फ नंबर के तो आ सकते हैं, वैसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे? इसकी बेसिक वजह है कि हम स्किल्स ही बिल्ड नहीं करते।
उसकी स्किल इसलिए बिल्ड नहीं कर रहे थे कि खुद हम लर्न नहीं कर पा रहे। हम लर्न कर पाने अगर चाहते भी हैं तो हम लर्न करना नहीं चाहते। तो उसके लिए फिर पेरेंट्स के लेवल पर काम करना पड़ेगा, उनको उनका माइंडसेट चेंज के लिए प्रोसेस चलेगा, एकदम नहीं होगा। तो लेसन प्लान के अंदर हम स्किल और साथ स्टूडेंट सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनकी कुछ अगर जो स्किल डालने के लिए फिर ज़रा हमें प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। जी, और कोई क्वेश्चन प्लीज अगर। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लेसन था, आपने बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आपने किया है और बड़े अच्छी थी आपका ये प्रोग्राम। सर प्लीज आकर में एक दफा इसको वाइंड अप कर दें, यानी कि मैं थोड़ा सा लेट उसमें शामिल हुआ कि उसमें वर्बली थोड़ा सा को जो मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ कि इसको काइंडली आप जो है ना वो थोड़ा सा रिवाइज कर दें कर देता हूँ। एंड पर। मैडम एक फलक नाज कुछ पूछना चाह रही है, मैं आपको वाइंड अप जी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, जी ये आवाज कम आ रही सवाल प्लीज। पूछना चाह रही थी। जी हाँ जी, मैं ये एक्चुअली बात पूछना चाह रही थी कि मैंने भी टीचिंग की है, लेकिन बहुत टाइम नहीं की, कुछ मतलब कि 6-7 साल की है टीचिंग। तो इसमें जो असल मसला आता है ना, वो ये होता है कि जो बच्चे लायक नहीं होते या जिनकी तवज्जो उनको पढ़ाई में नहीं होती या उनको पेरेंट्स उनको बहुत फेवर देते हैं, हर बात उनकी मानते हैं, सुनते हैं, वो बच्चे बड़ा मुश्किल पैदा कर देते हैं टीचर के लिए, मतलब कि वो पढ़ाई की तवज्जो आपकी मैडम आवाज प्लीज मुझे ना बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा आप अगर वॉल्यूम आप हाई। जी हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज़ आ रही है अब आपको? जी, आप बेहतर है। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो बच्चे जो कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में वीक होते हैं और उनके पेरेंट्स की तरफ से उन्हें बहुत फेवर जो है वो दी जाती है। जी बच्चों को मैनेज करना या हैंडल करना ऑब्वियसली ज़ाहिर बात है मुश्किल होता है। तो इन बच्चों के लिए क्या तरीका कहा जाए, क्या लेसन प्लानिंग की जाए, किस तरह पढ़ाई की तरफ लेके आया जाए, क्योंकि वो बच्चे जो उठकर पेरेंट्स उनको नहीं कहते, वो कहते हैं जो हमारा बच्चा उसने जो किया है, जो कह रहा है वो सही है। तो फिर टीचर के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो एक क्लास में 45 मिनट से उस बच्चे को कैसे मैनेज करे। तो ऐसे बच्चों के लिए काइंडली कोई अगर फार्मूला लेसन प्लानिंग हो सकती है तो मुझे बताइए। ये जो हेलो। जी जी स्लो लर्निंग की बात की है ना आपने, स्लो लर्निंग के वो जी जिनके जी वालिदैन को कंसर्न होता है कि हमारे बच्चे जो है ना बस वो हमने आपके पास भेज दी, बस वो अब लम्हा बन के आए, स्कॉलर बन के आए ना, तो वो हम फीस भी देते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन भी आते हैं कि बाकी बच्चों को आगे नंबर ले रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप पढ़ाते नहीं सही, नंबर तो इस तरह के बेशुमार ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए हम बीइंग ए टीचर, बीइंग ए एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग ए जो जो हमारी कैपेसिटी है ना, हम उतने ही कर सकते हैं जितने हम मुकल्लिफ है। जैसे अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो कैपेसिटी रखी है ना, वही हम कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम रिसोर्सेज है। अब चीज़ें तो बहुत अच्छी होंगी, लेकिन वो क्या पता है मेरे उस सिचुएशन में वो कैसे मुझे अडॉप्ट करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी जो भी हमने लर्न की है, क्या हम उसको अपने स्कूल के लेवल पर कैसे करेंगे। अब लेसन प्लान की बात है, तो लेसन प्लान तो एक गाइडलाइन है। अब मैंने देखा कि मेरे स्कूल, मैंने जब क्लास में गए तो बच्चों ने पहले से कोई प्लान बनाया हुआ था मुझे डिस्टर्ब करने का। मैं एक जस्ट फॉर एग्जांपल, वही बच्चे जो क्रिएटर होते हैं कि असल में वो क्या हो रहता है कि वो कहीं से डिस्कनेक्ट होते हैं। उनके लिए फिर उन बच्चों के लिए हमें जो प्रॉब्लमेटिक होते हैं या जो स्ट्रगलिंग में आ रहे हैं, तो उसका मतलब उसकी वेरियस रीजन हो सकती है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट का बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो दूसरे स्कूल से आए हैं तो उसका क्या बैकग्राउंड है या उसके फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ये अक्सर तो हमें पता भी होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा और को आप ब्रेक टाइम या मॉर्निंग टाइम जो है ना, वो हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो किस दूसरे बच्चों के साथ उनका रवैया कैसा है। फिर उनके पेरेंट्स के साथ भी उनको एंगेज किया जा सकता है। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो स्कूल के मैनेजमेंट को एंगेज कर सकते हैं, उनको किसी और अपने टीचर्स को एंगेज कर सकते हैं। उसके लिए अपनी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि ये मसला अगर ये हुआ तो आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो इसके सोल्यूशन कहीं भी होते हैं ना, कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं होता। सिचुएशन के हिसाब से वही टीचर, अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो वही क्या पता है दूसरे ग्रेड को दूसरे को टीचर पढ़ा रही हो या पढ़ा रहे हो, तो वो या उस क्लास में अगर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं दूसरे मैथ पढ़ाते हैं, तो जब स्टाफ रूम में तो हमारी डिस्कशन बजाय कि आज वो कोई और हो गया, हम बच्चों को क्यों नहीं डिस्कस करते। जी आप मैथ पढ़ा रहे हैं, आप इस्लामिक पढ़ा रहे हैं, आप साइंस पढ़ा रहे हैं, तो आप इन बच्चों को कैसे डील करते हैं। तो क्या पता वहीं से आपको अच्छा सोल्यूशन मिल जाए, वो कैसे डील करते हैं। और
वहाँ से फिर आप उनकी डिपार्टमेंट की अगर मीटिंग, अगर बड़ा स्कूल तो डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है, उसमें आप डिस्कस करते हैं कि इन बच्चों को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो एक एज ए टीम वर्क काम करने की भी ज़रूरत है। पेरेंट्स को साथ बिठा कर उनको ये चीज़ें अंडरस्टैंड करवाने की ज़रूरत है। अवेयरनेस उनकी पेरेंटिंग हो, स्कूल लेवल पर भी, हमारे लेवल पर भी उनके साथ कोलैबोरेशन हो सकती है कि हमने असल में हम चाह क्या रहे हैं। हम बच्चों की लर्निंग चाह रहे हैं, हम बच्चों के ठीक है मार्क्स भी हमने लेने, लेकिन हम उनको कुछ बनाना चाहते हैं। बनाने का मकसद ये है कि ये बच्चा अगर इस क्लास से आगे जाए, मसलन आपका बच्चे का हर जैसे उनको मिसाल दे सकते हैं कि हर आपके अगर मसलन घर में कितने लोग हैं, सबकी जो ज़हनी सतह एक नहीं है। हर बच्चे की जो समझने का पैटर्न ही डिफरेंट है। तो ये अल्लाह ताला ने पैदा किया ना। हर बच्चा अगर मसलन एक घर में अगर उसके 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, तो वो सारे एक लेवल पर नहीं होंगे, मेंटली भी एक लेवल पर नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। तो इसी तरह क्लास में भी हो सकता है पाँचों उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन जब ये मिल जाते हैं, मौका बनते हैं, तो जब ये टीम वर्क में आ जाते हैं, तो ये बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर आपका बच्चा 5% में है, तो हम उनको 10% का ले चलें। ये हमारी होगी और 10% से आगे ले आएँ। और एक बच्चा 90 या 91 में होगा, तो वो तो कितना हम उसको आगे ले जा सकते हैं। तो हम अपने हिसाब से उनको ये अपने लेसन में उस तरह की एक्टिविटी डाल सकते हैं कि अगर बच्चा मसलन इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इसका मतलब है मैंने जो लैंग्वेज के या ग्रामर के कुछ रूल पढ़ाए या मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट दिए, तो उसका मतलब उसके प्रीवियस कॉन्सेप्ट वीक है। उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी? क्या मेरे पास इतना टाइम है? फिर ज़ाहिर है डेफिनेटली पेरेंट्स को करना पड़ेगा। पेरेंट्स कहेंगे जी हम तो आपके पास भेज देते हैं। उन्हें कहेंगे कि हम भेज तो दें, लेकिन जो चीज़ एक फर्स्ट स्टेप को नहीं कवर कर सकते, वो दूसरे स्टेप्स में कैसे जाएगा? उसके लिए फिर हम आपकी सपोर्ट चाहिए हमें। ये ट्राइका है, 3 मसलन रिक्शे के 3 जैसे वो व्हील होते हैं ना, एक व्हील भी पंचर हो जाए तो वो गाड़ी नहीं चलती। तो ये कोलैबोरेशन अगर स्टूडेंट की, टीचर्स की और पेरेंट्स की ना हो, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। उनके लिए फिर मटेरियल एक्टिविटी भी हमें उस हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। हमें उनके लेवल पर जाना पड़ेगा उसको तो ये थोड़ा चैलेंजिंग काम है, लेकिन अगर हम उनको उनका फिर लर्निंग स्टाइल क्या है? उन्हें एक बच्चे को मसलन हम उनका टेंसेस पढ़ा रहे हैं, तो अब टेंसेस तो हम पढ़ा देते हैं, लेकिन डेली लाइफ यूज ही नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहाँ बहुत कम ही है कि जो हम उनका डेली यूजेज क्या है, जो डेली लाइफ में हम कर सकें। इसी तरह कोई भी साइंस का कंसेप्ट या मैथ का देते हैं, तो उसका डेली लाइफ के लिए एप्लीकेशन जब तक उनको लिंक नहीं करेंगे, उसका बच्चों को एक ओवरव्यू नहीं देंगे, तो वो चीज़ उसका भी फायदा नहीं होगा। और बच्चों को एंगेज करने के लिए टीचर्स का उसके साथ अच्छा रिलेशन, जो एक वर्किंग रिलेशन है, जिसमें बच्चे ये फील करें कि टीचर हमारे साथ हमदर्दी रखते हैं, और वो जब आप वो फील करवा देंगे, वो बच्चे आपसे सारा नॉलेज ले जाए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड जी, कोई और क्वेश्चन हो? सर हाँ, ये सवाल में लिखा है, ये सवाल लिखा है मैंने आपको। हेलो जी जाफर साहब। जी सर, मैंने सेंड किया है क्वेश्चन कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का पूरा सर्कल आपने बताया। सर मेरा ये हम लेसन टाइम में किसका यूज कर सकते हैं? जैसे उसमें आपने वो चीजें बताई कि सर यानी कि रिमेम्बरिंग है। आपका क्वेश्चन लेते हैं, ये मैडम को करने तो मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। जी मैडम, आपने ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्या कह रहे हैं, इसको किस तरह यूज करना है हमने? उसमें लेसन प्लान में किस तरह यूज करना? अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। मैं दूसरा क्वेश्चन भी, जाफर साहब आप क्वेश्चन कर सकते हैं प्लीज। जी जी सर, सर पूछे, आपकी आवाज नहीं आ रही। स, हाँ हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि बाज बच्चे जो है ना होते भी ठीक है, यानी पढ़ाई में भी बहुत अच्छे होते हैं, फर्स्ट भी आते हैं, सेकंड आते हैं, पोजीशन भी लेते हैं, लेकिन बात वक्त ऐसा होता है कि वो बच्चे किसी वजह से, मसलन पेरेंट्स की तवज्जो ना करने की वजह से या किसी वजह से पीछे रह जाते हैं। तो जब रिजल्ट आता है तो जाहिर है कि वो ये तवक्को कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा फर्स्ट आएगा, तो इस वजह से वो फर्स्ट या सेकंड नहीं आता, पोजीशन पे नहीं आ जाता, जिसकी वजह से बच्चा बहुत डिसहार्ट होता है। अब उसमें हम अगर उस बच्चे को मसलन अगर फर्स्ट पे या मतलब पोजीशन दे, तो दूसरे बच्चों को हाका मारा जाता है। अगर पोजीशन ना दे तो बच्चा जो है ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब होता है, पूरा साल उसको
यानी कि उसके माइंड में ये रहता है कि मैंने इतनी मेहनत की, ये किया, उसके बावजूद मैं पोजीशन नहीं ले सका, तो उस सूरत में हमें हमें एज ए टीचर क्या करना चाहिए? अच्छा, ठीक है, मैं पहले मैडम का क्वेश्चन का आंसर दे दूं। अच्छा मैडम, जो मैंने कुछ चीज़, ये हेल्पिंग टूल है हमारे पास, कोई मतलब है हम इन चीज़ को ऐसे अपना चीज़ को मुअस्सर बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए ये टूल हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने वो चीज़ शेयर की थी कि हम जब लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग आउटकम जो स्पेसिफिक स्मार्ट है, असल इसका मतलब क्या है कि मुझे ये जो 40 मिनट का या 35 मिनट का मेरा लेसन है, के अंदर जो मुझे पढ़ाना है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिक होने चाहिए, वो सिर्फ उस 40 मिनट्स के लिए होना चाहिए। तो उस फिर हमने वो कौन से एक्शन वर्ब, कि वो कौन से ऐसे एक्शंस हैं, स्किल सेट हमने डालनी है, उसमें से फिर हम उसके जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो कॉग्निटिव है, उसके जो 6-7 स्टेप्स हैं, उसमें से फिर हर एक के एक्शन वर्ब बने हो, मसलन डिफाइन है, स्टेट है, इलिस्ट्रेट है, एक्सप्लेन है, आगे उसके लेवल बढ़ते जाएंगे, कंपैरिजन है, जज करना है, तो वो ये एक्शन वर्ब है, ये एक्शंस हैं, बिहेवियर जो हम स्टूडेंट्स के अंदर जो स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं, तो इनको स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में यूज करेंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी, जब हमने असेसमेंट करनी है, चाहे वो फॉर्मेटिव असेसमेंट से पूछनी है, उसके लिए हम ब्लूम टैक्सोनॉमी की यही हम लेवल के आगे क्वेश्चन बने हैं, वो मैंने एक शेयर किया, तो उसको हम दे सकते हैं। और फिर ये देखना है कि क्वेश्चन जो हमने पूछने हैं, तो बच्चों की हायर ऑर्डर थिंकिंग कैसे डेवलप करें। सिर्फ हमने मार्क्स ही दिलाने हैं, वो तो रटा होगा, फिर उसके अंदर बच्चों की अपनी ज़हनी सलाहियत तो नहीं बढ़ेगी ना। तो जब ज़हनी सलाहियत नहीं बढ़ेगी, तो फिर हम ज़रा वही पहले 2-3 लेवल के क्वेश्चन ही डालेंगे। अब अगर हम क्वेश्चन अच्छा करें, तो बच्चे उस जवाब देते हुए सोचें, तो वो फिर उसके लिए फिर ज़रा ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो 6 लेवल हैं, जो हायर ऑर्डर है, हमने लो से हायर की तरफ जाना है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो असेसमेंट हो, वो हमारे लर्निंग आउटकम के साथ मैच करती है। तो ये था ब्लूम टैक्सोनॉमी का यूज़ जो मैंने किया। कि लेसन प्लान कॉन्सेप्ट्स वेरी रेयर इन आवर पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में तो काम तो बहुत कर रहे हैं ना, कायद कायद वाले भी कर रहे हैं सारा। ये ब्रिटिश का जो मैंने आपसे शेयर किया था, ये भी मुझे वहीं से कहीं से रिसोर्स से मिला था। वहाँ पर ज़ाहिर है वो फिर एक ये चीज़ें जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, तो ये फिर सिर्फ एक टीचर का कसूर तो नहीं है, फिर ये पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज करना पड़ेगा। स्कूल की मैनेजमेंट, लीडरशिप ऊपर जो बैठे हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये जो आपके तहसील लेवल पर हैं, ये सारा उनको करना पड़ेगा। ज़ाहिर है हम तो जितना कर सकते हैं, जहाँ पर हो सकता है अपनी टीचिंग को और लर्निंग को, वो कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, हम तो उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। अब ये उनकी ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन जो इफेक्टिव टीचर हैं वो करते भी हैं। प्लान तो हर बंदा करता है, चाहे उसको सफाई करतास करें या एक रिटन फॉर्म में ले आए, लेकिन प्लानिंग हर टीचर्स की होती है। और जब हम डिलीवर कर रहे होते हैं, ये जो हमने एक गाइडलाइन बनाई, और जब क्लास में गए, तो क्लास में क्या पता है बच्चों का रिस्पांस ही ऐसा है कि हमें वो लेसन प्लान डेविएट करना पड़ जाए, उससे चेंज करना। तो इसलिए कहते हैं कि लेसन प्लान फ्लेक्सिबल हो, और उसमें आप अडॉप्ट करें सिचुएशन के हिसाब से। आपको क्या पता स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ जाए, आपको कुछ एक्टिविटी कुछ नहीं करनी पड़े, तो आप कर सकते हैं उसमें। तो ये चीज़ें उसमें होती हैं। टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए किन किन एप्स या सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं? सर इसमें हम यूज़ कर सकते हैं जो अगर हम ऑनलाइन की बात करें, तो वो उसके लिए तो ज़रा ये जूम और जो आगे टीम है, इसी तरह गूगल वालों की गूगल टीम और गूगल टॉक है, मूडल है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप और वैसे वो आपको पता है। इसके अलावा जो हम बच्चों को प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट दे सकते हैं, वो पावर पॉइंट के साथ उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, उसमें वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। ज़रा एडवांस लेवल में बच्चे अगर जा सकते हैं, तो प्रेजी यूज़ कर सकते हैं, प्रेजी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ अगर लैंग्वेज आप पढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ जो कुछ ऐप्स हैं, वो आप काहूट और ज़ैप्शन में अगर आप वीडियो डाल दें, साथ क्विज बना दें, वो क्विज बच्चे को कोड भेज दें, तो बच्चे अपने घरों में बैठ के उसको वीडियो को, आपके लेक्चर को सुनेंगे, उसमें आपने क्वेश्चन दिए या जो क्विज दिया है, वो साथ ही उसका क्या कर सकते हैं,
वो साथ करेंगे क्विज और आपको फौरन रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। तो रिसेप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, नियर फॉर्ड ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एडमोडो है, अगर वो आप यूज़ कर लें। तो इसके साथ सर जो एक और कुछ वेबसाइट्स हैं वो मैं सर्च करूँगा, इंशाल्लाह मेरे पास कुछ हैं, फिर वो अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं, वो मैं आपको भेज दूंगा, आप उसमें से मटेरियल जो है ना वो ले सकते हैं। अगर मैथ अगर पढ़ा रहे हैं तो खान एकेडमी के बड़े अच्छे उसमें चीज़ें बनी हुई हैं, और वो जिस टेक्नोलॉजी करें वो वन नोट है, वन नोट आप यूज़ कर सकते हैं। मैथ के लिए भी उसमें बच्चे पूरी अपनी बुक बना सकते हैं, वन नोट फ्री सॉफ्टवेयर है, सिर्फ लॉगिन चाहिए, उसमें बच्चे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इनोवेटिव भी उसमें इतनी चीज़ें हो सकती हैं, वन नोट को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टेक्नोलॉजी जी। और कोई सर प्लीज अदर पार्टिसिपेंट पीपल जी, कोई और क्वेश्चन? क्वेश्चन खत्म हो गया? सर एक सवाल में लिख के भेजा हुआ है, वो देख पढ़ ले जरा आपका above 80% and second group is below 60%, which group will be better for society? If there are 100% students above 80% and second group is below 60%, which group will be better for the society? आप देखें सर, ये जो सोसाइटी को भी हम कर सकते हैं, इसमें नंबर को नहीं हम समझ रख सकते। एक बच्चा बहुत भी क्या पता उसने टॉपर किया और वो अपने वाले साहब अपने फैमिली के साथ अच्छी बात ही नहीं कर रहा, हो सकता है वो बड़ी अच्छी बात भी करे। ये तो असल में उनकी ग्रूमिंग की बात, उनकी परवरिश की बात है। तो अगर अच्छे बच्चे, अगर 100% अबव 80% बच्चे हैं और उनका करेक्टर बिल्डिंग भी है तो बहुत अच्छी बात है, वो वाकई हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे अगर मार्क्स अच्छे लेने वाले हैं, उनकी उनकी करेक्टर बिल्डिंग, उनका बिहेवियर कैसा है, वो घर वालों ने कैसे उनको ट्रेन किया है, स्कूल वालों ने उनको कैसे, सोसाइटी ने उनको कैसे लेके आप उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो डिपेंड करता है उस पर। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हर इलाके में हर घर में चेंज हो जाता है। तो ये स्टार्टिंग में जी। और कोई जी, असल में मैं चाह रहा था कि अगर लेसन प्लानिंग के हवाले से आज अगर ज्यादा मैक्सिमम इसके एरियाज को सामने रखे जाए ना, तो जी ये क्या है, इंटरनेट सर, इंटरनेट इशू की वजह से आपका आंसर नहीं सुन पा सका, आप प्लीज बाद में रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर वो और मजीद इंशाल्लाह कर देंगे। जी सर, लेसन प्लानिंग के हवाले से अगर उसकी डिलीवरी क्लास में अगर कोई इशू होते हैं, वो प्लीज अगर आप इसको करने, इसको बेहतर कैसे करते हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं इस टाइम में। जी छोटा सा सवाल है सर, जी, छोटा सा सवाल है। हाँ हम सर लोगों को अपने स्टाफ को कहते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड काम कराएं, लेकिन वो आते नहीं है इस तरफ। एक्टिविटी बेस्ड, पहले मुझे ये बताएं कि आप करवाते हैं एक्टिविटी बेस्ड? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ ना, मैं तो जो भी पढ़ाते हैं, आप लीडर है ना? जी मैं टेस्ट ज़्यादा लेता हूँ वैसे उनके, लेकिन 10वीं जमात में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, टेंसेस करवाता हूँ, डायरेक्ट इंडायरेक्ट करवाता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तो शायद वो आपकी हेल्प कर दे। यहाँ पर दुबई में ना एक मुस्लिम कम्युनिटी का स्कूल है कुछ, उसमें से एक है एप्पल, ठीक है? वो मुस्लिम कम्युनिटी इंडियन है लेकिन उनके स्कूल यहाँ पर दुबई में है। अब वो एप्पल स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो मोहतरमा मैडम है, वो क्या करती है, वो खुद 9th को और 10th को इंग्लिश पढ़ाती है। ये कंपलसरी नहीं है, हालांकि वो उस मैडम का स्कूल भी नहीं है। वो क्यों पढ़ाती है? वो कहती है कि मैं बच्चों के साथ डायरेक्ट, मुझे एक तो खुद पढ़ाऊंगी तो ज़ाहिर टीचर ये फील नहीं करेंगे कि ये सिर्फ हमारे ऊपर ऑर्डर चला रही हैं या हमें जो लेसन प्लान और जो भी कर रहे हैं खुद। वो एक तो क्योंकि जो लीडर अगर खुद क्लास लेता है तो उसको उसका फायदा ये होता है कि बच्चों के साथ उसका कनेक्शन होता है, बच्चों को वो जज कर सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास में, और बच्चों को रियल मतलब उसको ग्राउंड रियलिटी का पता चले। दूसरा कि जो चीजें हम दूसरों के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हम कैसे उसको अप्लाई कर रहे होते हैं। तो हम अगर खुद इंस्ट्रक्शन लीडर है, मतलब सिर्फ लीडर नहीं है, इंस्ट्रक्शन लीडर है, उसमें हम अगर बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करते हैं, फिर जब हम बात करेंगे टीचर्स की, टीचर हमारी फॉलो भी करेंगे। मतलब मैं खुद प्रिंसिपल रहा हुआ 7-8 साल, मैं पढ़ाता भी रहा हूँ और यहाँ पर मैं भी रहा हूँ। अब मैं जब बात करूंगा किसी भी, तो मैं अपना प्रैक्टिकल लेके आऊंगा साथ।
वो मेरी बात जो आगे करेगी वो फील ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब मसलन मैं खुद रोल लर्निंग करवा रहा हूँ और मैं दूसरे टीचर को कहूँ कि आप एक्टिविटी क्यों नहीं करवा रहे, मतलब है जी। तो वो थैंक यू। बात का जो असर है ना वो नहीं होगा। उसका मतलब है कि एज ए रोल मॉडल हमें जब इंस्ट्रक्शन में भी अगर हम आते हैं एज ए प्रिंसिपल हैं, लेकिन हम टीचर भी बने हुए हैं और टीचर जब हम खुद वो चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं तो वो फिर हमें फॉलो करते हैं। अच्छा सर ने तो या मैडम ने तो ये चीज़ें खुद ये यूज़ कर रहे हैं और हमें ये स्टैंडर्ड है, ये चीज़ आप हाँ उसमें बाद सिचुएशन में ये हो सकता है कि हमें पता भी है एज ए प्रिंसिपल या हम क्लास में, लेकिन क्लास की सिचुएशन या उनकी डिमांड कुछ और है, तो फिर हम उनको वो भी बता सकते हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं कि देखें हमने चीज़ें हमें पता है ये सारी, हम करते भी हैं, लेकिन उनकी डिमांड उनकी नीड्स कुछ और है। बोर्ड क्लासेस है ना, कॉलेज में जाएंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उनकी डिमांड उनकी जो पेडागोजी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन से भी उनको एतमाद में लिया जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है, डायलॉग किया जा सकता है, ताकि वो लेफ्ट आउट फील ना करें। जी अच्छा एक सर ये और जी वैसे आप कुछ पूछना चाह रहे हाँ जी जी ये सर पिछले दिनों ग्रुप में भी डिस्कशन चल रही थी ये होमवर्क के बारे में, तो क्या ये लेसन प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, और अगर है तो ये इसका फिर डिस्कशन हो रही थी कि टाइम नहीं होता और क्या हम करें, ये इसके बारे में कुछ बता दें। जी देखिए लेसन प्लानिंग जो है ना, अभी ये जो फॉर्मेट मैंने कि इसके नीचे है उसका एक पार्ट होमवर्क, उसमें देखिए होमवर्क होना चाहिए नहीं होना चाहिए, डिबेट वर्ल्ड में चल रही है, कहीं करते भी हैं कहीं नहीं, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप किससे कंफर्टेबल है। लेट्स सपोज हम ये एजम्पशन कर देते हैं कि होमवर्क होना चाहिए, हम इस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर देते हैं, तो उस स्कूल ऑफ थॉट को मतलब हमारे लेसन प्लान के अंदर भी हम मेंशन करेंगे कि हमने लेसन होमवर्क क्या देना है, और होमवर्क देने से पहले स्कूल लेवल पर एक पूरा एक उसका पॉलिसी हो। अगर हमने स्कूल मतलब होमवर्क देने वाली है तो उसकी एक स्कूल पॉलिसी हो, जैसे अब्दुल कयूम साहब और काफी यहाँ पर प्रिंसिपल्स भी हैं, ओनर भी हैं, तो वो एक पॉलिसी वादा करें विद द हेल्प ऑफ टीचर्स या जो भी आप, एक पॉलिसी हो कि होमवर्क हमने देना है, कितना देना है, कौन कौन सा डेली होगा, कौन कौन सा वीकली, 1 या 2 दिन है, एक पॉलिसी हो, बैलेंस हो, और फिर उसकी उसकी नेचर क्या होगी, क्या ओरल देना है, रिटर्न देना है, और बच्चों का को सामने रख के उसमें वो पॉलिसी को फिर पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को बिल्कुल टीचर्स को क्लियर होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि ये जो भी हम पॉलिसी बनाई है हम ये हमारी पॉलिसी होगा, उसके बाद फिर हम उसी को फॉलो करेंगे। अब बाज़ बार ये भी हो सकता है कि हम ज़रूरी थोड़ा सा उसको क्रिएटिव बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए फिर उसमें हम चीज़ें डाल सकते हैं कि आप जी घर में अच्छा आप स्टूडेंट से ये भी कर सकते हैं कि आप कोई सी ऐसी नई रेसिपी आपने या आपने आपने अपने ग्रैंड मदर फादर अगर घर में है तो उनका इंटरव्यू करके आना है, आपने उनकी हिस्ट्री पता करके आना है, ये भी होमवर्क हो सकता है। अच्छा जी कुछ नई कुकिंग करनी है तो आपने वो, या कोई स्टूडेंट सॉफ्टवेयर में कौन सी नई मतलब वो चीज़ आप नया एप्स एप्लीकेशन जो हम यूज़ कर सकते हैं बेहतर अपनी टीचिंग लर्निंग है, तो कई इसके नेचर डिफरेंट हो सकते हैं, उसकी क्वांटिटी यानी उसका ये फार्मूला पेट तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यही कहते हैं कि जो छोटी क्लासों में उसमें बच्चों का जो टाइमिंग है वो कम रखें और बड़ी क्लासों में टाइमिंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, जैसे लेवल बढ़ता जाएगा उसी तरह। अगर मतलब 10 मिनट्स का अगर होमवर्क करते हैं 10 से 20 मिनट फॉर जो हमारी अर्ली चाइल्ड की क्लासेस हैं, तो उसमें हर क्लास को हिसाब से अगर आप मसलन एक 2 है तो उसका 20 मिनट, 3 है तो 30 मिनट, इस तरह लेवल बढ़ भी सकता है। उसमें आप 5 मिनट ऐड करना चाहते हैं तो बड़ी 9-10 के लिए घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे, लेकिन बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं है। और जो काम वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, और वो प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, मॉडल भी बना सकते हैं, और कोई इंटरव्यू भी कर सकते हैं, तो वो फिर डिपेंड करता है कि आपकी टॉपिक क्या है, आप किस तरह का काम स्कूल के पॉलिसी के सामने बच्चों के बैकग्राउंड और उनकी रियलिटी को सामने रख के, ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के, और क्योंकि हमने उसको चेक भी करना होता है, ग्रेडिंग भी करनी होती है, फीडबैक देना होता है, वो सारी चीज़ें सामने रख के हमें कर सकते हैं। जी और कोई क्वेश्चन?
कोई और क्वेश्चन आए? नहीं? सर ये एक और क्वेश्चन आगे ये डिस्कशन जो ग्रुप में होती रहती है, जी तो इसमें ऑनलाइन टीचिंग जो है उस हवाले से प्रैक्टिकली जो है वो गवर्नमेंट ने इधर कुछ एक चैनल वगैरह चलाए तो हैं, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं है, कार्टून से बना के वो ब्लैक एंड वाइट में है। तो इसके लिए अगर टीचर्स को ये लोग शामिल कर लेते हैं कि जैसे कि अब आप ये हमारी ऑनलाइन क्लास हो रही है इस वक्त, इस किस्म की क्लासेस या केबल में टीचर्स को बैठा के कर देते, तो ये एक suggestion थी मेरी। तो आप इसके बारे में कोई राय दें। सर देखें, ये जो है ना, क्या कहते हैं उसको, टीवी वाला जो सिस्टम है, ये टीवी और रेडियो में भी बास कंट्री के अंदर ये भी चलते हैं। और ये एसिंक्रोनस वे ऑफ लर्निंग है, जिसमें बच्चे जो है ना वो जैसे हम रियल टाइम आपस में ये जूम के ऊपर अभी हमारी बात हो रही है, हम एक दूसरे से चीज़ें शेयर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो रियल टाइम हमारी वर्चुअल प्रेजेंस है, यानी हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन टीवी में तो ये है कि हमने, या रेडियो में हमने सुनना ही सुनना है, तो वो बच्चे सुन सकते हैं लेकिन उसमें क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। इसमें तो देखें, हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, किसी का आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिल रहा होगा, कहीं कुछ क्या पता मैं सही तौर पर जवाब ना दे पा रहा हूँ, तो ज़रा हर चीज़ का सोल्यूशन तो नहीं होता, लेकिन ये कि हम ऑप्शन ही शेयर कर सकते हैं। तो टीवी में तो ये ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज़ तो सामने एज ए टीचर और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हमारे जहन में होना चाहिए, और एज ए पॉलिसी मेकर जो अगर किसी कंट्री का है, तो वो मल्टीपल एरियाज है ना, मल्टीपल वेज है, उसमें से एक टीवी एक टूल है। और जो उसके मतलब है प्रोज एंड कॉन्स है, वो हम दे सकते हैं कि टीवी भी हम एक एज ए टूल यूज कर सकते हैं। तो अगर हम मसलन कंट्री, वो ठीक है आपकी बात कि अगर वो इस चीज़ को जिसमें हम बच्चा जो है उसका बाकायदा एक टाइम टेबल हो और टीचर के साथ ऑनलाइन आके क्लास में, तो वो एक पॉलिसी तो गाइडलाइन दे सकते कंट्री। लेकिन हर स्कूल ने फिर अपनी उस ग्राउंड रियलिटी, अपनी उस लोकेलिटी को, जियोग्राफी एरिया को, अपनी डेमोग्राफी को, जो आपके जिस शहर में या जिस कस्बे या गांव में रह रहे हैं, वहाँ के क्या वसाइल हैं, बच्चों का इंटरनेट के ऊपर फैसिलिटी कितनी, उसकी उनकी रीच है, वो कौन सी एप्स यूज कर सकते हैं, क्या उनके पास टैब हैं या उनके पास मोबाइल है, या वही चीज़ नहीं है। और ये भी देखना पड़ेगा कि टीवी अगर दिखा रहे हैं तो टीवी के लिए कौन बताएगा उनको घर जाके कि जी देखें जाके ये टीवी है, उसमें ये प्रोग्राम आ रहा है, और वो कार्टून की फॉर्म में आ रहे हैं, जिस तरह भी आ रहा है, तो वो क्या पता उनके घर में टीवी ना हो। तो ये ग्राउंड रियलिटीज को सामने हमें हर लेवल पर रखना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, हम जितना मैक्सिमम एज ए स्कूल, एज ए टीचर कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। सर आपकी नज़र में सबसे बेस्ट लेसन प्लान में क्या क्वालिटी होनी चाहिए लेसन प्लानिंग फॉर्मेट के अलावा? देखिए, सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो होना चाहिए आप क्वालिटी टाइम ऑफ लर्निंग। कि जब भी मसलन हमारे हर साल इंस्पेक्शन होती है ना यहाँ पर दुबई के अंदर, इसी तरह मुख्तलिफ, वो सबसे ज़्यादा यानी उसका मैं बेसिक चीज़ ये, मैंने ये नहीं चाह रहा कि दुबई की मैं बातें कोई ऐसे हवा बना, जस्ट फॉर लर्निंग। मसलन मेरी क्लास में आते हैं, वो क्या चेक करते हैं, आपकी क्लास में आते हैं तो क्या चीज़ वो चेक करना चाहते हैं, वो क्वालिटी लर्निंग टाइम है, स्टूडेंट की एंगेजमेंट है, कि स्टूडेंट किस तरह एंगेज हुए हैं, वो लर्न कर रहे हैं, वो क्वेश्चन करते हैं तो उसका लेवल क्या है, उनकी पार्टिसिपेशन क्या है। वो ये नहीं करते कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को देखते हैं, बच्चों के ऊपर उनकी पूरी नजर होती है कि कुछ बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और जो टीचर उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं वो उसका लेवल क्या है। तो वो जो ऑलरेडी उनको क्वेश्चन आते हैं, उनके जवाब वही क्वेश्चन पूछते हैं, या वो बच्चों को क्रिटिकली, बच्चे के जो ज़हन ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाए, उस क्वेश्चन का लेवल क्या है, यानी चैलेंज क्या है, ये चेक करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें लेसन प्लान के अंदर सिर्फ लेसन प्लान को एक गाइडलाइन है, तो हमें अभी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं कि बच्चों को कैसे एंगेज करें, बच्चों को किस तरह हम अपने साथ शामिल रखें और उनकी लर्निंग हो। वो कैसे चेक करेंगे लर्निंग, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, उसका एक बड़ा इफेक्टिव टूल है क्वेश्चन कर ले, सवाल कर ले, उनसे पूछ ले, उनकी राय ले ले।
सर आपकी अच्छा, स्टूडेंट में क्वेश्चन लेवल तो राइज नहीं कर पा रहा क्लास में। लेकिन स्टूडेंट लेवल क्लास में तब होगा जब हम उनको सवाल करने की, जब उनकी प्रैक्टिस डालेंगे तब। बच्चे शुरू में नहीं करेंगे। ये तो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, आपका भी होगा कि बच्चों को अगर कहें जी क्वेश्चन पूछें तो सारे बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कुछ पूछेंगे, कुछ उनको उस ट्रैक पर लाना पड़ेगा। जब आप बच्चों को उनके अंदर इंकरेजमेंट, मोटिवेशन, उनकी ट्रेनिंग दें कि बच्चे आपसे क्वेश्चन करें और फिर किस किस्म के क्वेश्चन करें इनकी भी कभी कभी प्रैक्टिस करवाएं। फिर आप उन क्वेश्चन को भी ट्विल्ट करें। तो मैंने बार बार ये एग्जाम्पल देता हूँ। मतलब आप ये कहते हैं कि डेजर्ट के अंदर ज़राअत हो सकती है या नहीं हो सकती, तो बच्चे कहेंगे जी नहीं हो सकती। तो आप पूछें क्यों नहीं हो सकती। आप बाज बच्चे का जवाब देंगे, बाज नहीं देंगे। तो आप इसका भी कर सकते हैं कि उनको दूसरे बच्चे के साथ टाइम दे दें, वेट टाइम दें, क्वेश्चन करके ना थोड़ा सा जो क्रिटिकल मुश्किल लेवल जो बढ़ा रहे हैं उसके साथ आप उनको थोड़ा सा टाइम दें। वो अपने जो आगे पीछे स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर ले, फिर आप उनका आंसर ले लो। और ये जरूरी नहीं कि अगर वो किसी से डिस्कस करते हैं तो वो जवाब पता चल जाएगा, नहीं, ये जरूरी नहीं है। फिर उन बच्चों को अगर किसी को आप खड़ा करते हैं, मतलब उसको जवाब नहीं आ रहा, तो आप किसी और स्टूडेंट्स को जवाब लें, और उसको भी नहीं आ रहा तो फिर किसी तीसरे के पास चले जाए, उनसे जवाब देकर फिर उस बच्चे की तरफ वापस आए। ठीक है ना, ताकि वो बच्चा ये ना कहे कि टीचर मुझे बस मैंने अगर ना कर दी तो वो बस मुझे मेरी जान छूट जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन जब करें तो पूरी क्लास से करें, और उसमें से आप किसी को खड़ा करके या आप कोई क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो दूसरे के पर आ जाए, जी आप बताएं जी आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते, अगर करते हैं तो क्यों, और नहीं करते तो क्यों। तो ये क्यों, कैसे, क्या, ये बिल्कुल एक आपको किसी ब्लूम टैक्सोनॉमी तो ठीक आप जाएंगे, लेकिन ये वाली चीजें बच्चे और ये चीजें ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है। ठीक है, दिन में तकरीबन 300-400 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें 85% तो टीचर करते हैं। स्टूडेंट का जो टॉक टाइम है वो 10 से 15% होता है। अब उसको बढ़ाना है, उसके लिए फिर ज़रा ये डिफरेंट हम टिप्स यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह भी बेहतर हो। हमने ज़रा कोर्स भी कंप्लीट करना है, लेकिन जो कोर्स पढ़ाएं वो क्वालिटी का पढ़ाएं, क्वालिटी टाइम लर्निंग हो बच्चे की। जी और कोई क्वेश्चन? सर एक्सप्लेन क्वेश्चन टेक्निक ड्यूरिंग क्लास। अच्छा, क्वेश्चनिंग टेक्निक तो एक ये है कि ओपन एंडेड हो, यानी आपने एक लाइन वाले क्वेश्चन भी करने और साथ दूसरे करें जिसकी, मतलब हम ये क्वेश्चन का अगर लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल इस क्लास को डेकोरेट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो डेकोरेशन के लिए फिर हर बच्चे का आंसर डिफरेंट होगा, ओपन एंडेड होगा। और दूसरा ये कि आप क्वेश्चन पूरी क्लास से करें और जवाब किसी से भी ले लें, और किसी वक्त डायरेक्ट भी उस बच्चे को जब आप पढ़ा रहे हैं आप महसूस कर रहे हैं कि बच्चे आपके साथ वो शामिल नहीं है, तो डायरेक्ट उस बच्चे को क्वेश्चन करें। बच्चा एकदम चौंक जाएगा, अच्छा मैं फिजिकल तो मैं बैठा हूँ, मेंटली क्या पता मैं कहीं और पहुंचा हूँ, तो वो फौरन जो है ना वहाँ उसको एक तो अलर्ट हो जाएगा। फिर छोटे छोटे क्वेश्चन भी बना सकते हैं, एक सीरीज बना सकते हैं, फनिंग कहते हैं, कि आप किसी कंसेप्ट को देने छोटे छोटे क्वेश्चन बनाएं और उसके ऊपर आप उनको पूछते जाएं, ये भी हो सकता है। और जब क्वेश्चन करें उनको वेट टाइम दें, 30 सेकेंड है। जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं ताकि अच्छे आंसर आए, और बच्चों को डिस्कशन का टाइम भी दे दें ताकि वो आपस में डिस्कस करके फिर जवाब दें। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो अफेक्टिव क्वेश्चन की ब्लूम टैक्सोनॉमी को फॉलो कर सकते हैं कि उनका ऑर्डर लेवल जो है कर सकते हैं। तो लीव करने की इजाज़त है। जी सर, अब टाइम भी तकरीबन मेरा ख्याल हमारा कंप्लीट है। और कोई क्वेश्चन है तो नहीं, फिर हम इसको वाइंड अप करें। और आज का सेशन का, जी आप मुझे बस जब, क्वेश्चन जी सर ये मुझे बता दें कि आज का जो सेशन क्या आपको कुछ से कोई ऐसी टिप्स मुझसे कोई चीज़ शेयर हुई हो, कोई आप महसूस करते हो, या मजीद इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, कोई आपकी राय इसमें मुझे चाहिए होगी। जी जी आप सर एक हेलो जी जी बात करें सर। ये एक क्वेश्चन है सर। जी
हाँ, सबसे जो पिछले दिनों मैडम नादिया जो है वो डिस्कस कर एक न्यू थ्योरी जो है गार्डन के बारे में, कि वो कहते हैं कि आपने क्लास को तो पढ़ाना ही नहीं, आपने तो स्टूडेंट को पढ़ाना है। तो यानी कि हर एक ईच स्टूडेंट के लिए आपने लेसन प्लान में कोई ऐसी वो स्ट्रेटजी आपने बनानी है कि उसमें आपने स्टूडेंट को फोकस करना है, क्लास को फोकस नहीं करना। तो उसमें मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस तरह कैसे वो इंडिविजुअली लेसन प्लान भी बनाया जा सकता है अलग-अलग हर लड़के के लिए, बच्चे के लिए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन किया मैंने वैसे शुरू में इसको कुछ किसी हद तक तो किया था, कि मैं दोबारा कर देता हूँ। देखें, एक चीज हमारे जहन में होना चाहिए, ये जो हॉवर्ड गार्डनर, मेरी अपनी राय, आप इसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, दूसरे भी कर सकते हैं। देखिए, इसके अंदर जब हम थोड़ी सी डिटेल के अंदर जाते हैं ना, कि बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है ये फिक्स नहीं होता। आप डिस्कस मतलब ये इसके ऊपर आप डिसएग्री कर सकते हैं। क्या पता है, एक बच्चा आप विजुअल लर्नर आपने आइडेंटिफाई कर दिया, जिस तरह भी कर दिया, हमने ऑब्जर्व कर दिया या उसका सर्वे किया या उस बच्चे से इंटरव्यू किया, जैसे भी हमें पता चले कि ये जी 5 बच्चे हमारे 20 में से 5 बच्चे वो हैं जो विजुअल लर्नर है, जो चीजें तस्वीरों को वीडियो को देखकर लर्न करते हैं। तो क्या पता है उसमें से 3 बच्चे कल वो उनका लर्निंग स्टाइल का पैटर्न ही चेंज हुआ हो। ठीक है ना? आप जो बच्चे ऑडियल कह रहे थे कि हम ऑडियो हैं, क्या पता है बच्चे ही हमें अच्छी तरह वो उसका फीडबैक, या हम उनको आइडेंटिफाई ना कर पा रहे हो, तो वो क्या पता है वो उनका। तो इसका मतलब है कि जो लर्निंग स्टाइल है ये कुछ स्टैटिक चीज नहीं है, फिक्स चीज नहीं है। मल्टी मल्टी मॉडल भी हो सकते हैं, कि बच्चा विजुअल भी हो और साथ वो काइनेस्थेटिक भी हो, मतलब फिजिकल वो एक्टिविटी बेस्ड को पसंद करता हो। एक बच्चा ऑडियो हो, साथ क्या पता है वो मैथ को या स्पेशल चीजों को, मैथमेटिक्स को भी पसंद करता हो। कोई बच्चा वर्बल ओरल हो, यानी जिसके पास अल्फाज का ज़हीरा है या स्पीकिंग पावर उसकी अच्छी हो, तो साथ वो नेचर लवर भी हो। तो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा भी ये हो सकते हैं। हमारा काम, हम जो कर सकते हैं वो सर ये है, इस चीज़ों को, कि अगर हमारे लिए प्रॉब्लम हो रही है कि हम उनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस कैसे मालूम करनी है, तो वो तो बेशुमार इसकी थेरीज है। हावर्ड गार्डनर ने बहुत काम किया है इसके ऊपर, सिर्फ हमें एक गाइडलाइन दे दी है कि इस तरह के बच्चे भी हो सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके साथ डायलॉग कर सकते हैं, उनको सर्वे कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं। तो उसके थ्रू हमें एक आइडिया हो जाता है कि बच्चे, तो उसके लिए बेस्ट टूल ये है कि हम अपने लेसन के अंदर वो चीजें वैसे ही लेके जाएं। मसलन अगर मेरे पास फैसिलिटी है तो मैं वीडियो क्यों ना लेके जाऊं उस टॉपिक के रिलेटेड, या वीडियो नहीं है तो कोई तस्वीर ले जाऊं, कोई हैंड आउट्स या बड़ा सा पोस्टर्स क्या ले जाऊं, ताकि जो विजुअल बच्चे हैं उनको वो मैं कर सकूं, या उसकी डायग्राम इतनी अच्छी वहां पर ड्रॉ कर, आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो व्हाइट बोर्ड पर कर लें। तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि जो विजुअल बच्चों को हम कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता मेरी क्लास में 25 में से 30 में से कितने बच्चे विजुअल है, मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ तो मैंने वो एलिमेंट डाल दिया। अब मैं उसकी कुछ स्टैटिस्टिक्स या कुछ मैथ रिलेटेड चीज भी साथ डाल रहा हूँ, ताकि वो बच्चे जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है, जो बच्चे लॉजिक को समझते हैं, जो बच्चे कैलकुलेशन में दिलचस्पी रखते हैं, उन बच्चों का भी उसके अंदर एलिमेंट आ जाए। फिर मैं उसमें से कुछ रीडिंग पार्ट भी हो जो बच्चे खुद भी रीड कर सकते हैं, जिनकी रीडिंग लिटरेसी रेट बढ़ाना चाहता हूँ, मैं कुछ एलिमेंट उसमें थोड़ा सा रीडिंग भी करवा लें, चाहे वो आपस में साइलेंट रीडिंग करें। वैसे तो हम वो हर क्लास में ऐसा होता है कि दूसरे सब्जेक्ट साइंस, सोशल स्टडी, इस्लामिक में वो रीडिंग करवाना शुरू कर देते हैं, बट सारी क्लास रीड करे जी, एक बच्चा करे, तो वो एक ट्रेडिशनल वे है जिसमें ज़्यादा प्रोडक्टिव काम नहीं होता। तो हम पेयर रीडिंग या इंडिविजुअल रीडिंग भी करवा सकते हैं। इसके साथ कुछ बच्चे वो हैं जो जो है ग्राफिक्स को या कहते हैं उनको बोलने का बड़ा शौक होता है, तो क्या मेरे उस लेसन के अंदर कुछ ऐसा टाइम है कि मैंने उनको बोलने का मौका दिया जाए। तो ये चीज़ें अगर हम साथ लेके जाएं तो हमारा बच्चों को इन्वॉल्व करना और बच्चों के साथ उनके जो लर्निंग स्टाइल्स है, प्रेफरेंस भी हैं, जो चेंज भी हो सकते हैं, तो उनको ये कवर कर सकते हैं, रोल प्ले किया जा सकता है जी। हाँ, तो ये चीजें फिर हम उन चीजों को हम कवर कर सकते हैं जी। और कोई क्वेश्चन? देखिए यहाँ पर एक और, जैसे हॉवर्ड गार्डनर है, इसी तरह वार, इसमें जी सॉरी, वार की एक चीज और है जो फ्लेमिंग ने किया था, उसमें 4 चीजें आ जाती है ना, विजुअल, ऑडियो, रीड और काइनेस्थेटिक। वाक उसके
क्वेश्चनर भी बने हुए हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा, वो भी बच्चों से आप करवा सकते हैं। अब ज़ाहिर है जिन बच्चों को इंग्लिश ही नहीं पढ़नी आती, वो उसको टिक कैसे कर भी देंगे तो वो हमें खुद ही नहीं पता। तो कंप्यूटर पर अगर फैसिलिटी है नहीं तो उसके प्रिंट आउट करके आप उसमें से उनका वो भी आप कुछ हद तक कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम उनका लर्निंग स्टाइल प्रेफरेंस थोड़ी सी मालूम कर सकते हैं। इसके साथ जो उनके आप के जो क्विज होते हैं इसमें सर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं को 4-5 हर क्लास में, तो वो हम अक्सर जो है इग्नोर कर देते हैं या मॉनिटर बना देते हैं या ग्रुप मॉनिटर बना देते हैं। तो उनके लिए कोई एक्स्ट्रा जो है हम कैसे वो लेसन प्लान में कोई चीज डाल सकते हैं या क्या कर सकते हैं? जी, उसमें सर मोहम्मद अली साहब शायद आपने लेट ज्वाइन किया था या शुरू में मैंने जब एक बात की थी कि ऑब्जेक्टिव जब आपने उनकी जब एक्टिविटी डिजाइन करनी है तो उसमें हाई अचीवर जो गिफ्टेड टैलेंटेड उनके लिए भी हमने चीजें लेके जानी प्लान करनी है। तो अच्छा उसमें एक और चीज होती है जब हम ऐसा करते हैं कि मिक्स एबिलिटी के या जो डिफरेंट के ग्रुप में ले आते हैं, जो बच्चा गिफ्टेड या हाई अचीवर है वो दूसरों को गाइड करेगा, लेकिन बाज हुआ उसमें उस चक्कर के अंदर वो उसका अपना भी हर्ज हो चुका होता है, वो डीमोटिव होना शुरू हो जाता है। उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं हम? उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम उनके जो सेम लेवल के बच्चे हैं थोड़ा सा टाइम उसमें दें कि वो उनके साथ भी अपना डिस्कस कर सकते हैं और उनको उनके लिए भी हाई अचीवर के लिए जो वर्क लेके जाए वो चैलेंजिंग हो। टॉपिक वही है लेकिन उसका जैसे मैडम ने भी लास्ट टाइम शेयर किया था कि उनका लेवल बढ़ा देना है आपने, उसके अंदर मुश्किल चीजें अंदाज में उनको देना है। जी सर आपका आपका लेसन प्लान भी शेयर करें एज ए सैम्पल, ये भी हो सकता है। तो बेस्ट तो ये था कि आप अपना सारा खुद जो है ना वो लेसन प्लान करें, तो उसमें फिर ये चीज़ें आ जाती हैं सारी जो। तो इस तरह हम जो है ना मिड अचीवर के लिए हमें क्या एक्टिविटी डिज़ाइन करनी पड़ेगी, लेकिन सबको सामने रखते हुए वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव सामने होने चाहिए। स्टूडेंट की एबिलिटी, स्टूडेंट का लाइक डिसलाइक, स्टूडेंट की जो अच्छा उसकी जो रिजल्ट्स हैं उससे भी हमें पता चल जाता है कि क्लास में कौन से बच्चे हाई अचीवर है। वो उनके लिए फिर हम क्या चीज़ करें। अच्छा अगर हम कोई उनको ऐसा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट देते हैं क्लास में काम करना जो उनके लेवल के हिसाब से हो, तो वो हमें देना चाहिए लेसन प्लान के अंदर ही। जब हम उसको टीचर लेड और स्टूडेंट लेड हो और उसमें फिर मिड अचीवर, हाई अचीवर, HA, MA और LA दो अचीवर और TDO डिटरमिन वन दो स्पेशल नीड्स पर, ये 4 कैटेगरी या 3 कैटेगरी में वहाँ पर हम एक्टिविटी में हम इनको पहले से काम नोट कर लेना चाहिए। जी कोई और क्वेश्चन? जी कोई क्वेश्चन नहीं है? ये सारे को एक माइंड आपका आप कर देते ना, कौन कौन से पॉइंट आपने चले यहाँ मैं पर डिस्कस उसको कर देता हूँ। एंड पे जाते हैं। जी आज का जो हमारी डिस्कशन हुई है असल में बेसिकली हमने क्या करना है कि हमने कोई कोशिश ये करनी है कि हम जो भी काम करें वो मौसर हो, इफेक्टिव हो, प्रोडक्टिव हो, उसको बेहतर उसका आउटपुट निकले। तो हमने आज जो डिस्कस किया था वो हमने बात की थी कि जब भी हमने कोई लेसन प्लान करना है उसका टॉपिक, उसकी क्लास, डेट और उसके जो स्टूडेंट का कौन सा सेक्शन है वो चीज़ हम नोट करेंगे। उसके बाद उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव को सामने रखने हुए मैंने एक चीज़ शेयर की थी ब्लूम टैक्सोनॉमी व्हील, तो उसमें वो एक्शन वर्ब होंगे, जो एक्शन जो स्किल्स हम बिल्ड करने हैं उसकी हेल्प से हम जो स्मार्ट हमने ऑब्जेक्टिव करने वो उसको सामने रख के हम बनाएंगे और एक या दो हो। उसके बाद फिर हमने उसका सक्सेस क्राइटेरिया बनाया था, एक डिफरेंशिएटेड बनाया था कि ऑल जो हमने अगर लेट्स सपोज हमने चुने कि स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन आगे जो भी आगे हमारा जो हम करना चाहते हैं, या आइडेंटिफाई या कंपेयर या दे विल एबल टू जज, वो जो हमने एक्शन वर्क किया और आगे जो हमारा टॉपिक रिलेटेड जो हम कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि सारे स्टूडेंट क्या करेंगे। ऑल ऑफ द स्टूडेंट शुड, आगे हम देखेंगे क्या उन्हें आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है या उसको मसलन एग्जामिन करना है, एस्टिमेट करना है, तो वो हम सारे स्टूडेंट को जो वो करवाना चाहते हैं वो हम उसको कर लेंगे। दूसरा टारगेट है कि उसमें सारी क्लास नहीं, सम ऑफ मीन
मोर देन 50%, मोर देन 60%, ये जो स्टूडेंट हाफ क्लास भी हो सकती है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो फिर आगे उसके लिए एक्शन वर्क होगा, दे कैन एनालाइज, और तो वो क्या कर सकते हैं। उसके बाद फिर तीसरा कैटेगरी कि सिर्फ वो जो गिफ्टेड टैलेंटेड कुछ ही बच्चे होते हैं जो चीज, मसलन आप किसी की असेसमेंट उनको उनका राय लेना चाह रहे हैं, क्रिटिकली वो उसको वैल्यूएट, तो वो हर बच्चा नहीं कर पा रहा होगा, वो एक या दो बच्चे ही होंगे, तो उसके लिए होगा फ्यू ऑफ या सम ऑफ द स्टूडेंट विल बी एबल टू एनालाइज या जज, एग्जामिन, इवेल्युएट, जो हाई ऑर्डर थिंकिंग है। तो ये एक ही एसएलओस को हमने 3 कैटेगरी में ले आए, ये डिफरेंशिएट ये हमारे लिए होंगे, और जो एसएलओस हमने ऊपर रखना है एक ही दो, वो स्टूडेंट के साथ शेयर करना है। ये जो डिफरेंशिएटेड ये हमारे लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये डिस्कस किया कि जो हमने टॉपिक का स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है, उस टॉपिक का दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या इंटीग्रेशन बनती, मैथ में उसका क्या लिंक बनता है, कंप्यूटर साइंस में उसका इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, उर्दू के साथ, इस्लामिक स्टडी, इसी तरह आईसीटी के साथ क्या बनता है, तो वो हमने लिंक क्रिएट करना है। फिर इसकी डेली लाइफ एप्लीकेशन के वो कॉन्सेप्ट का अमली जिंदगी में क्या उसका इंतबाक या उसके बनती, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमने स्टार्टर में जो लीड इन एक्टिविटी है, जो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि प्रीवियस नॉलेज को चेक करना है, या हमने कुछ हुक क्वेश्चन देना है, या कोई ऐसी बात करनी है उसमें से बच्चों को एंगेज करना है। उससे पहले हमने कहा था कि क्लास मेंटर हुए, पहले सलाम दुआ ग्रीटिंग हो, बच्चों को घूम फिर के चेक कर लें, उनकी सीटिंग सेट कर लें, उसके बाद फिर ये हुक वाले क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो वो स्टार्ट करते हुए उसको फिर लेके आना है, टॉपिक पहले नहीं बताना है कि आज हमने ये पढ़ना है, बल्कि बच्चों उस क्वेश्चन या उस एक्टिविटी के थ्रू ही हमने करवाना है कि उस काबिल होने के बच्चे वो टॉपिक खुद कर सकें, या आप उनको वहां से लेते हुए आप बता सकते हैं कि आज का हमारा ये टॉपिक है। अनाउंसमेंट टॉपिक के साथ फिर हम उनको लेसन ऑब्जेक्टिव शेयर करेंगे, वो बच्चे नोट कर लेंगे, एक वाला जो ऊपर एक या दो है। उसके बाद फिर हमने मेथडोलॉजी को देखा। मेथडोलॉजी में हमने जो इंस्ट्रक्शन, जो हमारी मेन इंस्ट्रक्शन जो टीचिंग स्ट्रेटजीज है, कोऑपरेटिव लर्निंग है या एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, उसके आगे मेथड्स हैं, वो मैंने एक टूल आपके सामने रखा था, उसमें से आप मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी सेलेक्ट करें वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को मीट करता हो, स्टूडेंट की एबिलिटी उनकी लेवल को मीट करता हो। दूसरा, टीचिंग एक्टिविटीज जो डिजाइन करनी है उसके लिए एंगेजमेंट स्ट्रेटजी, कोऑपरेटिव लर्निंग के आगे जो केगन की है, या दूसरी आपने कोई भी माइंड मैप यूज करना है, या आपने कोई क्वेश्चन ऐसे करने हैं, या कोई जो भी एक्टिविटी करवानी है वो हैंड्स ऑन करवानी है, वो भी आपके स्टूडेंट लर्निंग आउटकम को सामने रख के डिजाइन करने। तीसरा, टीचिंग अप्रोच जो आप करने वो भी सारे वो उसी सामने रखने। उसके बाद हमने डिस्कस किया, लेसन प्लान किया कि जो टीचिंग रिसोर्सेज हैं वो जो बच्चे के लर्निंग लेवल्स हैं जो डिफरेंट है, उनमें विजुअल के लिए हमने क्या चीज़ लेके जानी है, और उसके साथ ऑडियो के लिए हमने क्या चीज़ करनी है, और जो हम लर्निंग जो रिसोर्सेज लेके जाएंगे, ऑडियो विजुअल मॉडल, कोई टेक्नोलॉजी, वो उसको पहले से ऑर्डर देना, देखें बच्चे के लेवल के हिसाब से मीट करता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि जब हमने प्रेजेंट करना लेसन को, तो उसके अंदर टीचर का जो टॉक टाइम है, जो एक्सप्लेनेशन को, वो 8 से 10 मिनट बेहतर है। और उसके बाद में अनाउंस करना का क्या फ़ायदा होता है, सर टॉपिक अनाउंस के बाद में अनाउंस करने का क्या फ़ायदा होता है। देखिए, टॉपिक अनाउंस बाद में करने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे मेंटली जो है ना वो आपके साथ फिर शामिल हो जाते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि वो अगर शुरू में आप बता देंगे ये या टॉपिक है, तो वो बच्चे फिर क्या सोचेंगे, उसमें क्या उनको। तो जब हम ये कह रहे हैं अच्छा जी आपने देखा कि आजकल गंदम का सीजन है और गंदम कटाई ज़्यादा पाकिस्तान में क्यों नहीं शुरू हो पा रही, तो बच्चे सोचेंगे जी उसमें तो कोरोना है, दूसरा जी ये बारिशें हो रही हैं। अच्छा, बारिशें हो रही हैं तो ये बारिशें क्यों ये ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है ना। तो अब सिचुएशन को, उनकी जो ग्राउंड रियलिटी बाय रिमोट्स और उसी को सामने रख के हमने बात शुरू कर दी, स्टार्टर में हुक डाल दी। तो जैसे वो
बात आ रही बारिशों की, तो वो फिर ये इसके ऊपर भी आ सकते हैं, जैसे मौसम की तब्दीलियां आ रही, तो इसका मतलब है अच्छा ये मौसम की जो तब्दीली है, तो आपको पता है किस तरह होती है, वो बताते हैं इस तरह हो सकती है। तो आज फिर इसी के थ्रू आप उनको कर सकते हैं कि जी आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज है, या हम वाटर के बारे में पढ़ना चाहते हैं जिसकी वजह से ये हमारा जो डिस्टर्बेंस हो रही है। तो देखिए उसी चीज़ों में से अनाउंसमेंट टॉपिक, तो इसमें बच्चों की इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है। अच्छा इसका मतलब है हमने ये सीखना है, तो इसके बाद ये उसके जो लर्निंग आउटकम है, तो फिर वो बच्चे साथ साथ आपके साथ मेंटली कनेक्ट रहना शुरू हो जाते हैं। तो ये है। अच्छा उसके बाद जब हमने एक्सप्लेन करना उसमें जो फिर क्या हमने ग्रुप वर्क करना है, पेयर वर्क करना है, या क्वेश्चनिंग साथ साथ करते जाना है, मिनी प्लानर साथ प्लानरी बनाए, बच्चों को साथ साथ चेक करते जाएं, फिर एंड के ऊपर प्लानरी को पूरा रिकैप करने से पहले हम रिकैप करें, मतलब उसको जायजा लें कि हमारा आज के जो लेसन है वो किस हद तक इफेक्टिव हुआ है। तो उसको हम किस तरह जज करेंगे वो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्जिट टिकट एक उसके ऊपर आपने एक पेज के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, बच्चों को दे दें, वो जी आप लिख के हमें दे दें, ये भी हो सकता है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लिखवा भी सकते हैं, वाइट बोर्ड पर भी ला सकते हैं, जिस तरह आप समझेगा। एंड के ऊपर 5-2 मिनट आपने रखे हैं, 6 मिनट। अगर आप समझते हैं कि आपका लेसन अच्छा गया है तो ठीक है, उसका नेक्स्ट आप उनको होमवर्क दे दें, उसका एक्सटेंडेड कल का टॉपिक भी आप ये भी दे सकते हैं कि आप ये इसको गो थ्रू के क्या है। तो टॉपिक को ओपन करने से पता चलता है कि स्टूडेंट को देखिए टॉपिक बाज ये सिचुएशन है कि ये ऐसे बाज वो बताया भी जा सकता है, लेकिन वो बताने का मकसद ये होता है कि फिर वो अंदर वो एक क्यूरियोसिटी है ना, वो अब देखें जैसे हम अनाउंसमेंट टॉपिक करेंगे तो एक टेक्निक है ना KWL। हम मतलब मैंने टॉपिक अनाउंस कर दिया जी हम पढ़ेंगे जो क्लाइमेट चेंज, तो इसके मुताबिक फिर हम KWL करवा सकते हैं वहां पर कि व्हाट आई नो, मैं क्या जानता हूँ, व्हाट आई लर्न, व्हाट आई वांट टू लर्न। मसलन वो क्लाइमेट कहते हैं कि हमें क्लाइमेट के बारे में ये पता है कि इसमें ये चीजें, तो हम लर्न क्या करना चाहते हैं, हम इसके कॉजेज करना चाहते हैं, वो हमें नहीं पता। और जब लास्ट पर वो लेसन एंड के ऊपर वो KW का आखिरी खाना कॉलम फिल करेंगे कि जो उन्होंने लर्न किया है। तो अनाउंसमेंट टॉपिक शुरू में बताने बिल्कुल जाते हुए बताने से बच्चे की जो आपके साथ एंगेजमेंट है ना वो चांसेस है कम हो, इसलिए फिर अनाउंसमेंट टॉपिक बाद में थोड़ी सी करते हैं, थोड़ी सी उनको एक सरप्राइज रखते हैं ना, ताकि वो बच्चे पूछते हैं सर आज क्या पढ़ना है, फिर आप उन थोड़ा सा एक्टिविटी या क्वेश्चनिंग या प्रीवियस नॉलेज से ही आप उनको अनाउंसमेंट करते हैं, तो ये उसका असल में फ़ायदा होता है। तो इसके साथ प्लेनरी में हम चेक कर लिया कि हमारा लेसन आज किस तरह हुआ है, क्या उसको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत है या नहीं। और इसी बीच में हम जो डिफरेंट उसके ग्रुप वर्क है या एक्टिविटी है, बच्चों को एंगेजमेंट जो भी हमने करवाना है वो सारा हमारा उसमें आ जाएगा। एंड के ऊपर हमने फिर जब हम देखा हमने कि जो आज का लेसन हमारा अच्छा डिलीवर हुआ है, तो वो हम फिर उनको जो है ना क्या आगे होमवर्क क्या देना, एक्सटेंशन आप उसको अच्छा नेक्स्ट डे का आप भी दे सकते हैं। बाज़ वही थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज भी हो सकती है कि आप एडवांस से उनको टॉपिक बता सकते हैं, ठीक है ना। वो उसके ऊपर आप उनको बता सकते हैं कि ये साइट्स हैं या ये बुक्स है या रेफरेंस है या ये बुक का फलां पेज वहाँ से आप पढ़ के आए, सीख के आए एक दफ़ा, ये भी हो सकता है। तो ये भी हम कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है उसमें। तो ये डिपेंड करता है कि आपके साथ बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपकी स्टूडेंट पिक कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उनको कुछ आता भी है, तो वो उनके टेस्ट, उनके क्विजेस, उनकी पार्टिसिपेशन, उनके क्वेश्चन से भी हमें पता लगना शुरू होता है। तो ये हमारा कुछ अच्छा असेसमेंट हमने जो करनी है, आप लेसन के अंदर एक क्विज बना लें छोटा सा, या जो एग्जिट टिकट है वो भी लर्निंग आउटकम के सामने होने चाहिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो लेवल है ना उसमें मैंने एक चीज शेयर की थी, उसको सामने रख के हम उसको हायर ऑर्डर थिंकिंग में लोअर ऑर्डर किस तरह पर बच्चों को लेके जाना चाहते हैं, चैलेंज लेवल कैसे, तो वो असेसमेंट भी हमने उसी हिसाब से करनी है। तो ये था आज का जो मैंने क्रक्स समरी आपके सामने रख दी है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें फ़ायदा देंगी। और अगर वो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम आज का सेशन एंड करने लगे। जी, एनी क्वेश्चन?
ये मैं रुबाब ने कोई क्वेश्चन नहीं किया अभी तक। और भी कुछ पार्टिसिपेंट है अभी तक? शफीउल्लाह और रोगनी साहब, आपने भी कोई क्वेश्चन नहीं किया। कोई आपका क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहे। मेरे पास 5 पार्टिसिपेंट है जी। इमरान अमीन साहब, मोहम्मद अली वड़ैर साहब, कुछ और क्वेश्चन हो जी? जी माशाल्लाह आज काफी काम हो गया है, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई है। जी तो अभी फिलहाल कोई देर में क्वेश्चन नहीं है। चले, अच्छी बात है। शफीउल्लाह रोगनी साहब, सर आप कोई क्वेश्चन करना चाहिए, आप लिख के बताना चाहिए आपका आज का क्या आप समझे, कोई ऐसी नई चीज़ बात जो आपने कोई आज सीखी हो तो आप समझे कि आप यूज़ कर सकते हो। कोई अपना फीडबैक आप दे सकते हैं, लिख के भी दे सकते हैं अगर आप। अच्छा ये भी होता है क्लास में, बाज़ वही होता है कि हम उन बच्चों से फीडबैक लिए ना, तो बाज़ बच्चे वो कहते हैं बोलना ज़रा उनके लिए प्रॉब्लम होती है, तो हम लिखवा भी सकते हैं उनसे। उसी तरह ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, माशाल्लाह आपकी पार्टिसिपेशन का और आपके पेशेंस का। लिसनिंग भी एक टीचर्स की बहुत बड़ी स्किल है जो हमें बहुत बेहतर बच्चों को साथ एंगेज कर सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको बेहतर तौर पर चीज़ें ये मज़ीद बेहतर करके सीख कर और फिर बच्चों को सिखाने, उनकी तरबियत करना और अपने रिज़ल्ट, अपनी उनकी जो डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट को हम बेहतर कर सकते हैं। इसमें जाते हुए स्किल्स का फोकस भी हमने रखना है कि स्किल कौन सी हम डालना चाहते हैं, जो भी हमारे सब्जेक्ट हो तो स्किल कौन सी बेहतर है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, बाकी फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे हमारे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में। और आप अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन हुआ तो फिर आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।